बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूं आपका मेज़बान तिहामा आज़म। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का जो आगाज़ है वो अच्छा हुआ होगा। अब आगे वीकेंड आ रहा है, कुछ लोगों का वीकेंड जो है वो स्टार्ट हो चुका है, कुछ का वीकेंड आज से स्टार्ट होगा। और कोशिश करें कि इस वीकेंड पर विंड डाउन करें, रिलैक्स करें और अपनी जो कारकर्दगी है पूरे वीक की उसको जज करने की कोशिश करें कि कहीं मेरे से किसी की हक़ तलफ़ी तो नहीं हो गई, कहीं मेरे से कोई गुनाह तो नहीं हो गया। और इसके ऊपर अपने ऊपर सेल्फ़ क्रिटिसिज़्म करें, लेकिन इतना भी ना करें कि वो आपको हर्ट करना स्टार्ट कर दे। उस पे प्रोग्रेस करें, उस पे काम करें। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में आज हमने बात करनी है पाकिस्तान की जो हालिया कुछ अचीवमेंट्स हैं, ख़ास तौर पर डिप्लोमेटिक फ़्रंट पे। उस हवाले से हम बात करेंगे। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर हम अचीवमेंट्स की जहाँ पर बात करेंगे वहीं पर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ भी हैं, कुछ इकोनॉमी के इश्यूज़ भी हैं, उसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे। इस हवाले से हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो हैं रूही के एडिटर डॉक्टर अमजद बुखारी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है सर? मैं ठीक, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर, मुझे बताएं कि आप किस तरह विंड डाउन करते हैं, आप किस तरह अपने आप को रिप्लेनिश करते हैं वीकेंड पे? देखिए, एक तो हमारे मुल्क में टेंशन बहुत ज़्यादा है। कोई भी प्रोफेशन हो, आप ताजिर हैं, आप नौकरी पेशा हैं, आप फार्मर हैं, तो आसूदा ज़िंदगी नहीं है, मुश्किल हालात हैं ना बिल्कुल। पाकिस्तान में। तो ये जो लम्हा है, आपको अगर छुट्टी का मिलता है तो इसको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी जो रूटीन है उसको तोड़ देना चाहिए। जो मामूलात हैं, मतलब आप इस वक्त उठ रहे हैं, इस वक्त ऑफिस जा रहे हैं, इस वक्त जी। दुकान पे जा रहे हैं, तो वो जो मामूलात हैं उसको तोड़ दें, यकसर तोड़ दें। और कोशिश करें कि उस दिन जो है वो जो तैयारी का अमल है, ये भी एक बोझ होता है ना जी, आपने बिल्कुल। सुबह उठना है, शेव करनी है, वही एक जैसी ज़िंदगी होती है, तो उसको तोड़ दें, उस तैयारी के अमल को भी तोड़ दें और फितरत से करीब हो जाएं। दूसरा ये है कि ये जो एक दिन या 2 दिन जिसको भी मुयस्सर हैं, ये आपको अपनी ज़ात के लिए मिलते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ आपको फ़िक्र होती है अपने कारोबार की, अपने घर बार की, अपने घर के सामान की, सौदा सर्फ लाने की। ऑल टाइम जो है आप किसी न किसी एक्टिविटी में एंगेज होते हैं। तो ये जो आपका छुट्टी का दिन है, इसको आप अपने लिए गुजारें और क्वालिटी टाइम गुजारें। अब क्वालिटी टाइम क्या हो सकता है कि आप ज़ाहिर है पूरी फैमिली जो आपको मिस कर रही होती है, पूरा दिन आप उनके साथ बैठ नहीं पाते, उनके साथ गपशप नहीं कर पाते। अगर आप बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं तो आप वो वक्त जो है अपने ख़ानदान को दें, उनके साथ बैठें उठें, गपशप करें और घर के जो अच्छे जो मूड अच्छा करने वाली चीज़ें हैं उनको डिस्कस करें। तो बाकी पूरे वीक में तो आप मुश्किल चीज़ें डिस्कस करते हैं। दूसरा ये है कि आप उस दिन ये जो मैं अपना बताता हूँ मैं क्या जी। करता हूँ। जी। आप उस दिन जो है वो कोशिश करें अपनी इस्तिताअत के मुताबिक। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास गाड़ी हो, आपके पास अच्छी गाड़ी हो, आप कहीं बड़ी अच्छी जगह पे सैर करने जा रहे हो। आपके पास साइकिल है, आपके पास मोटर बाइक है, आपके पास गाड़ी है, आपके पास टांगा है, आपके पास रेडी है, जो भी मुयस्सर है आप उसे उठाएं, बच्चों को साथ लें और जितनी इस्तिताअत है, अगर आप कहीं दूर नहीं जा सकते तो करीबी खेतों में जाके चादर बिछा के जो खाना आपने घर में खाना है वो वहाँ खा लें बैठकर। अच्छा, अब ये आगे जो मौसम आ रहा है ये बड़ा ज़बरदस्त मौसम होगा। इसमें धूप की जो तपिश है वो बड़ी कम हो जाती है और धूप मज़ा देती है। तो बिल्कुल। आप धूप में बैठें तो ये हमारे यहाँ या विटामिन डी की भी बड़ी कमी है इस बिल्कुल, सारे खेतों में। क्योंकि निकलते ही नहीं है हमारे यहाँ नौजवान नस्ल जो है वो हाँ मोबाइल के साथ जो है वो इतनी ज़्यादा इंगेज हो चुकी है, एडिक्ट हो चुकी है। कुछ लोग तो हैं, हाँ। अभी पिछले दिन हमारे पास साइकोलॉजिस्ट आई हुई थी, वो यही बात करी थी कि स्क्रीन एडिक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सर, आपने अपनी रूटीन तोड़ने की बात की। कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा वर्काहॉलिक होते हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं, वो कहते हैं मेरा ये आज का दिन भी ज़ाया नहीं होना चाहिए। आप बताएं कि ये कितना ज़रूरी है अपने एक्सपीरियंस से, आपने ज़िंदगी में इतना, आप खुद एक बहुत ज़्यादा काम करने वाले शख्स हैं, बहुत ज़्यादा वर्काहॉलिक हैं, कितना इंपॉर्टेंट है अपने रूटीन को तोड़ना और अपने आप को दोबारा रिचार्ज करना, बॉडी को दोबारा टाइम देना? देखिए, ये बहुत ज़रूरी है। आप देखें, हमने आखिर ये पूरे वीक के लिए वर्किंग आवर्स मुख्तस किए हुए हैं, पूरी दुनिया ने मुख्तस किए हुए बिल्कुल, हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन हाँ, करती है पूरी कि दुनिया। आप कहीं 42 घंटे है, कहीं 40 घंटे है, कहीं 48 घंटे है, पाकिस्तान में 48 घंटे। तो आप एक वीक में इतना काम करें, इससे ज़्यादा काम ना करें। तो ये जैसे हमारे यहाँ 8 घंटे आप डे में काम करें जी। तो 6 दिन आप 48 घंटे, पाकिस्तान का जो है वो 48 घंटे है वर्किंग आवर ना। तो आप हफ्ते में
इतना वर्क करें जितना ये हमने असेस की है। देखें, जैसे आपको 60 ईयर्स पे रिटायर कर दिया जाता है, तो क्यों रिटायर कर दिया जाता है? आपके तवानाई मौजूद भी होती है, आपके जहन भी काम कर रहा होता है, आपके पीछे बड़ा एक्सपीरियंस भी होता है, लेकिन आपको कहते हैं कि नहीं, अब आपकी सर्विसेज की ज़रूरत नहीं है, आप घर जाएँ। ठीक है, तो उसकी वजह यही है कि आपकी जो आपका जिस्म है, जैसे अभी आप कह रहे हैं वो कितना ज़रूरी है, तो जिस्म है उसके लिए एक तवानाई की एक हद है कि जी वो यहाँ तक बरकरार रहेगा। आप इसको एक्सपीरियंस करके देख लें। अगर आप 2 हफ्ते कंटिन्यूस वर्क कर लें और अपनी छुट्टी ना करें और मामूल को ना तोड़ें, तो आप तीसरे हफ्ते एग्जॉस्ट हुए होंगे, बर्नआउट हो जाता है। ठीक है, आपसे काम भी ठीक नहीं हो पाएगा और काम आप उल्टा कर रहे होंगे, चीज़ें जो है फैसले ठीक नहीं हो पा रहे होंगे, आपकी मेमोरी जो है वो मुतासर होगी। तो ये बेहद ज़रूरी है कि आप अपनी ज़िंदगी में वीक के आखिर में कुछ ना कुछ जो है वो ब्रेक को दें और मामूलात को तोड़ें और अपना क्वालिटी टाइम गुजारें, एंजॉय करें। सर, इसी में सयाहत जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले कर सकता है। आज यूनाइटेड नेशंस की तरफ से वर्ल्ड टूरिज़्म डे भी मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, हम उसको यूटिलाइज़ भी कर पा रहे हैं उस पोटेंशियल को उसी तरीके से? अच्छा, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। हम पोटेंशियल, तो इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और ये ऐसा मुल्क है कि जिसमें अल्लाह ताला ने तमाम फितरी खूबसूरती अता की है। बिल्कुल। अच्छा, हम जब भी बात करते हैं तो हम शुमाली इलाका जात की बात करते हैं, हालांकि हमारा जो रेगिस्तान है वो बड़ा देखने वाला है, जो बलूचिस्तान का टेरन है वो बड़ा देखने वाला है। ठीक है, ख़ुद पंजाब के इलाके जो है, जो हमारे दही इलाके हैं वो बड़े देखने वाले हैं, बड़े फितरी मनाजर हैं। हमारे गांव वो बड़े देखने वाले हैं। हमारी मज़ारात जो रिलीजियस जो है वो टूरिज़म है, उसमें बड़ा पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल तो बेतहाशा है, लेकिन क्या हम इस पोटेंशियल को यूटिलाइज़ कर सके, इसको ट्रांसमिट कर सके हैं कि लोग यहाँ पर आएँ, सियाहत को एंजॉय करें? तो द आंसर इज़ नो। और ये आप भी समझते हैं, हम सब समझते हैं। आप इर्द गिर्द देख लें, हमारे यहाँ कितने फॉरनर्स आ रहे हैं जो जिहाद के लिए पाकिस्तान आ रहे हों। तो उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो ये है कि हम पिछले 3 दहाइयों में एक जंग की कैफियत में रहे हैं, और वो किसी न किसी तरह जंग या हम पर मुसल्लत कर दी गई या हम अपने बेहतरी के लिए कोई जंग लड़ रहे थे, तो हम किसी न किसी कैफियत में एक वार की सिक्योरिटी स्टेट की सूरत हाल रही। तो उससे दुनिया जो है वो खौफजदा हो गई ना इधर आने से। जैसे अब अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है, आपको कहा जाए कि जी अब अफ़गानिस्तान में रेस्ट है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको कहा जाए कि आप अफ़गानिस्तान सियाहत करने के लिए जाएँ तो आप नहीं जाएंगे। आप सोचेंगे कि मैं क्यों अफ़गानिस्तान जाऊँ, मैंने पैसे भी खर्च करने, तो मैं किसी बेहतर मुल्क में जाऊँ, अमन सुकून हो जाऊँ। बिल्कुल। तो यही कैफियत हुई पाकिस्तान की, नंबर 1। नंबर 2, जब ये सूरत हाल पैदा हुई तो हमने फिर उसमें से रास्ते तलाश करने की कोशिश की कि क्या किया जाए। तो एक बड़ा पोटेंशियल था रिलीजियस टूरिज़म का ना, जिसको हमने फ़रोग़ देने की कोशिश की, और ख़ास तौर पे जो सिख मज़हब के जो मकामात थे, कि जैसे हमने करतारपुर को और पंजा साहब को जो है यहाँ पर जो है मुख्तलिफ़ गुरुद्वारे हैं, एबटाबाद में जो है गुरुद्वारा है उसको, तो हमने जो रिलीजियस टूरिज़म है उसको फ़रोग़ देने की कोशिश की ताकि सिख यात्री यहाँ आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। तो उसमें हमें किसी हद तक कामयाबी हुई। फिर हमने अपने जो मकामी लोग थे उनको टूरिज़म की तरफ एंगेज किया कि अच्छा चलें, बाहर से लोग नहीं आ रहे तो हम अपने लोगों को जो है उनको मोटिवेट करें, वो सियाहत का जो उनके अंदर शौक़ है वो ज़्यादा उभरे और वो सफ़र करें। उसमें हमें काफ़ी हद तक कामयाबी हुई। आप देखें कि जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती हैं तो शुमाली इलाका जात में रश लग जाता है, ठीक है, तो लोग बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम हो जाती है, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं उन इलाकों में और इन्जॉय करते हैं। लेकिन 2-3 बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं जिसमें हमारा फेलियर है, और जब तक हम इसको ठीक नहीं करेंगे हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। एक तो ये है कि हमारे यहाँ सफाई का इंतज़ाम बहुत नाक़िस है। बिल्कुल। अच्छा, आप ये देखें कि एक डर्टी इन्वायरमेंट में कोई आदमी नहीं बैठेगा, ठीक है। अगर आप किसी भी बहुत अच्छी खूबसूरत जगह भी है, आप मैं अब झील सैफुल मलूक परियों की दास्तानें हुआ करती थी, ठीक है ना, अब वहाँ गंदगी के ढेर हैं। सैफुल मलूक के ऊपर हमने बाज़ार बना दिए है। अच्छा, ये मंजर हर जगह पे नज़र आता है। जहाँ पर इंतज़ामिया की कोताही है वहाँ पर अवाम की भी कुछ जिम्मेदारियाँ बनती हैं। इंतज़ामिया बिल्कुल। असल में लोग देखिए ना, अब आप देखिए हमारे दफ्तर के बाहर डस्टबिन पड़ी हुई है, लोग बाहर ही कूड़ा फेंक, हमने 2-2 डस्टबिन लगवा दिए लेकिन कूड़ा लोग बाहर। हमारे यहाँ तो सर ये लतीफ़ भी बने हुए हैं ना कि कूड़ा करकट फेंकने की जगह में नहीं फेंका जाएगा, उसके इर्द गिर्द फेंक दिया जाएगा। तो ये मंजर आपको हर जगह पर यही सूरत हाल जो है हमारी शुमाली इलाका जात की है कि वहाँ पर गंदगी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। वो जो
लोग फितरत को देखने जाते हैं ना। हम्म, अब जहाँ जहाँ इंसान की पहुंच कम है, वो अभी जैसे कुम्हराट लोग कम गए हैं, तो वहाँ आपको फितरत के नज़ारे नज़र आते हैं। बिल्कुल। ठीक है ना। इसी तरह आप चित्राल ज़रा थोड़ा सा दूर हो जाता है, कैलाश दूर हो जाता है, जहाँ जहाँ लोग कम गए हैं वहाँ पर आपको फितरी मनाज़र नज़र आएंगे। अदरवाइज़ जो है गंदगी के ढेर हैं। हम खुद कोशिश नहीं कर रहे, इंतज़ामिया भी कोशिश नहीं करती कि सफाई। आप एक गांव को भी साफ़ सुथरा कर देना तो वो भी विजिटिंग प्लेस बन जाएगी। बिल्कुल। सिर्फ आप साफ़ सुथरा कर दें। अच्छा, एक तो ये पहलू है कि सफाई का हमें बिल्कुल ख्याल नहीं है और हम बड़ी कोताही कर रहे हैं। दूसरा, हमारे पास सैनिटेशन का मामला जो है, ख़ास तौर पर हमारे यहाँ वाशरूम्स नहीं है, पब्लिक वाशरूम्स नहीं हैं। अगर हम सेहत को फ़रोग़ देना चाहते हैं तो ये किस तरह मुमकिन है कि एक फ़ॉरेनर है, मैं बार बार ये कहता रहता हूँ अक्सर लोगों को कि एक फ़ॉरेनर खातून है, वो आई है और उसने वाशरूम जाना है, आपके पास वाशरूम ही अवेलेबल नहीं है। ठीक है ना। पब्लिक प्लेस पे आपके वाशरूम्स बने हुए नहीं हैं। ठीक है ना। तो आप वाशरूम्स नहीं बनाएंगे, ये जितने शुमाली इलाका जाता आप विज़िट करके देख लें, आपको बहुत तंगी होगी कि पब्लिक टॉयलेट्स है ही नहीं। बिल्कुल। तो उसका नतीजा क्या होता है कि ज़ाहिर है ये फितरी अमल है, लोग चटियल मैदानों में बैठे होते हैं, पहाड़ियों की ओट में बैठे होते हैं, तो वो गंदगी का फैलाने का सबब बनता है। बिल्कुल सर, हमारे यहाँ ना वॉशरूम्स हैं, ना इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह डेवलप हो रहा है। इस बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे पाकिस्तान के टूरिज़म पोटेंशियल की, और हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर अभी तक क्यों हम उसको उस तरह यूटिलाइज़ नहीं कर पाए। सर, हमने बात की इंफ्रास्ट्रक्चर की, हम बात कर रहे थे वॉशरूम्स की कि अभी वहाँ पर नहीं है। पाकिस्तान का एक टूरिज़म को अगर जो बुरहान का शिकार है, उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि पाकिस्तान अपने सॉफ्ट पावर को भी उस तरह यूटिलाइज़ नहीं कर रहा। पाकिस्तान के अंदर एक सिनेमा गोइंग कल्चर होता था, पाकिस्तान का सोशल मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है, यूथ बल्ज है यहाँ पर। आपको लगता है कि उसके अंदर क्यों डिक्लाइन आ गया? हम उसको क्यों नहीं उस तरह यूटिलाइज़ कर रहे? मूवीज़ को नहीं यूटिलाइज़ कर रहे, हम स्क्रीन को यूटिलाइज़ नहीं कर रहे। देखिए, किसी ज़माने हमारे यहाँ बहुत अच्छे ड्रामे फिल्म बनती थी और वो भी एक रिक्रिएशन का बड़ा ज़रिया था। बिल्कुल। अच्छा, अब हम भारत का जब जिक्र करते हैं तो भारत ने अपने इमेज को बेहतर करने में और इकोनॉमी को बेहतर करने में अपनी मूवीज़ को बड़ा यूज़ की है। दुनिया भर में उसकी मूवीज़ जो है वो दुनिया की दूसरी बड़ी, अगर हम फिल्म के हवाले से इंडस्ट्री की बात करें तो बॉलीवुड है। वो तो क्लेम करते हैं कि अब हम नंबर 1 है जी। तो वो ये सूरत हाल है कि उन्होंने इसको इस्तेमाल किया। हमारे पास भी एक स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर था इस सारी हवाले से, जो हमने आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ज़ाय कर दिया। और उसकी बड़ी वजह ये हुई कि हम पिछले 3-4 दहाइयाँ जो है मुसलसल हालत जंग में रहे। अच्छा, हम खुद भी कहते थे हम हालत जंग में, कहते रहे कि हम हालत जंग में हैं जी, हम फ्रंट लाइन फ़लाँ मुल्क के इत्तेहादी हैं, हम नॉन नेटो इत्तेहादी हैं, हम ये जंग लड़ रहे हैं, हम अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, हम अपने तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ रहे हैं। जब हम बार बार जंग का जिक्र करेंगे तो फिर रिक्रिएशन नहीं रहती ना। हम बार बार जंग का जिक्र करते थे, अपनी बातों में जंग का जिक्र करते थे। हम तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ रहे हैं, आज़ादी को महफूज करने की जंग लड़ रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं। हमने इसको एक कॉमन सा फ़िक्रा बना लिया था, जंग लड़ रहे हैं। तो जंगें तो होती हैं आपकी आखिरी चॉइस ना। बिल्कुल। ठीक है। तो ये एक मसाइल उसकी वजह से पैदा हुए और हमारी जो ड्रामा इंडस्ट्री थी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, उसको हम पीछे चले गए। फिर हमारे यहाँ जो तहरीर करने वाले थे, लिखने वाले लोग थे, वो बड़े मायनाज किस्म के लोग थे, दुनिया भर में उनकी पहचान थी। यही हमारी तहरीरें जो है वो भारत में इस्तेमाल होती थी, हमारे नगमे जो है वो उनकी अपनी एक शोहरत थी, हमारे मौसीकार बड़े पाए के थे। तो वो सारा आहिस्ता आहिस्ता वो ज़ाय हो गया। अच्छा, अभी भी अगर हम वापस आना चाहते हैं उस ज़बरदस्त किस्म के दौर में, तो ज़ाहिर है रातों रात ये सब हो नहीं सकता और बातों से भी नहीं हो सकता। उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो हमें जो पढ़ने का कल्चर है ना, उसको फ़रोग़ देना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें इनकी बुनियाद जो है वो तहरीर बनती है। आपके पास देखें, आप फ़िल्म बना रहे हैं, ड्रामा बना रहे हैं, कुछ जब तक आपके पास कहानी नहीं होगी, बिल्कुल, आप क्या प्रेजेंट करेंगे? तो कहानी है ना। बिल्कुल। तो जब तक वो लिखने वाले लोग नहीं होंगे तो हम ये सारा कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकते। अच्छा, लिखने वाले लोग तब पैदा हो सकते हैं जब पढ़ने वाले लोग होंगे। जो पढ़ेगा, जिसका मुताला होगा, वही लिख सकेगा। बिल्कुल। अगर वो आपने अपने मुताले को स्ट्रॉन्ग नहीं किया तो आप लिख नहीं पाएंगे, अच्छा लिख नहीं पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अच्छा, अब जो आपकी बात है कि हमारा नौजवान जो है वो उसके अंदर अहलियत भी है, मैं ये समझता हूँ कि आगे बढ़ने का जो है वो जज्बा भी है,
लेकिन ये है कि हमें उन्हें इस तरफ माइल करने की ज़रूरत है। अब सोशल मीडिया इज़ नॉट अ कंस्ट्रेंट, कोई बैरियर नहीं है, बिल्कुल, ठीक है ना, वो तो एक टूल है आपको बल्कि आगे बढ़ाने का, आगे ले जाने का। माजी में आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती थी, छोटी सी छोटी इन्फॉर्मेशन के लिए आप लाइब्रेरीज़ का विज़िट करते थे, वहाँ जाके अखबारात खंगालते थे, बुक्स उठाते थे और उसमें से ढूंढते थे इन्फॉर्मेशन, बड़ी मुश्किल से इन्फॉर्मेशन, इट इज़ अ सिंगल क्लिक अवे। ठीक है। तो जब दुनिया सिकड़ कर आपके हाथ में आ गई है, ठीक है ना, तो फिर तो हमारे यहाँ वो जो तरक्की का अमल है उसे मज़ीद तेज़ हो जाना चाहिए, लिखने वाले और बढ़ जाने चाहिए, ठीक है ना। तो इसके फ़रोग के लिए ज़रूरी है कि हम कुछ जो इस तरफ माइल हैं, मिसाल के तौर पर अगर लाइब्रेरीज़ में भी हमने डिजिटल लाइब्रेरीज़ कर दी हैं, वहाँ पर भी एक सहूलत दे दी है कि ई लाइब्रेरीज़ हैं, दुनिया भर से आप कनेक्टेड हैं, आपको बुक्स अवेलेबल है। लेकिन जो जिस चीज़ को हम मिस कर रहे हैं, जो मैं कह रहा था कि हम अपने बच्चों को इस तरफ लाएं, तो वो ये है कि दुनिया अपने बच्चों को कैसे तहरीर की तरफ लाती है। उसका सबसे बड़ा ज़रिया ये होता है कि छोटे बच्चों को आप कॉमिक्स पढ़ाते हैं, बिल्कुल जी, ठीक है ना, तो तब वो जो है उनके अंदर पढ़ने का रुझान आता है, तहरीर की तरफ वो माइल। जापान में सर ये बहुत बड़ा कल्चर है कॉमिक्स का। इसी बात को यहीं से आप भी डोरेमोन देख के बड़े हुए? जी 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 सर, डोरेमोन, पोकेमोन, बेब्लेड, हम ये सारे जापानीज देख के बड़े हुए हैं। इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है जी, अपना नाम बताइएगा और बताइएगा आप कहाँ से हैं, अपना सवाल कीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद आजम है जी। जी, ये वापदा टाउन से बोल रहा हूँ। मेरा ये सवाल आपके ये जो जिनसे आप सवाल कर रहे हैं ये है कि सारी जिम्मेदारियां क्या गवर्नमेंट पर होती हैं? गवर्नमेंट के तो एहलकार होंगे 100 या 200, 24 करोड़ आवाम को एजुकेट करने के लिए आपका चैनल क्या किरदार अदा करता है? मेरे नजदीक गवर्नमेंट कभी भी कसूरवार नहीं होती, कसूरवार हम लोग होते हैं। इस बात को आप हाईलाइट कीजिएगा। शुक्रिया जी जी, बहुत शुक्रिया आज़म साहब। रूही का किरदार ही आवाम को एजुकेट करना है, हमारा ये किरदार है। बहैसियत मीडिया हम आवाम की आवाज़ भी बनते हैं। जी सर, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? ये अच्छी बात है, ज़ाहिर है ये हम हर मामले में इंतज़ार में रहते हैं कि कोई आएगा वो हमारे मामला ठीक करेगा। बिल्कुल, हमने अपने मामला ठीक खुद करने हैं ना। हम जो लोग हैं, हमारा अपना एक इंडिविजुअल रोल भी है। तो अगर हम अपना अपना किरदार अपनी जगह पर अदा करना शुरू कर दें तो चीज़ें आसान हो जाएंगी और बेहतरी की तरफ चले जाएंगे हम। तो मैं ये जिक्र कर रहा था कि कॉमिक्स जो है ना, वो हमारे यहाँ नहीं है। बिल्कुल, ठीक है, कोई कॉमिक्स लिख भी नहीं रहा। हमारे बच्चों को इससे पहले दस्तयाब होती थी छोटी छोटी कहानियाँ, टार्जन की, आंगलू बांगलू, ठीक है ना, इस तरह की छोटी छोटी बुकलेट्स दस्तयाब होती थी और वो बड़ी सस्ती होती थी। 1 रुपए में 20 कहानियाँ मिल जाती थी और आप बच्चों को ला कर देते थे। वो बड़ी दिलचस्पी से पढ़ते थे, तस्वीरें भी अच्छी बनी होती थी, तो आप उनको माइल करते थे किताबों की तरफ, तहरीर की तरफ। तो वो जो हमारे लिखने वाले लोग हैं जो अब दस्तयाब हैं, कुछ बच गए हैं जी, तो उनसे गुजारिश है कि वो कॉमिक्स बच्चों के लिए ज़रूर लिखें, बच्चों का अदब ज़रूर लिखें, क्योंकि अब बड़ों को तो हम माइल नहीं कर सकते ना। हमारे यहाँ किसी ज़माने डाइजेस्ट पे बड़ा एतराज़ किया जाता था कि देखें जी लोग वक्त ज़ाय कर रहे हैं, डाइजेस्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। मेरे वालिद साहब बताते हैं कि हम लोग किताबों में छुपा के जी नॉवेल्स और डाइजेस्ट पढ़ते होते थे। लेकिन आप देखें कि उन डाइजेस्ट ने, उन नॉवेल्स ने कितना रोल प्ले किया कि लोगों तरबियत में बहुत ज़्यादा, लोगों को तहरीर की तरफ माइल हुए, पढ़ने की तरफ माइल हुए। आज भी मिसाल के तौर पर मुझे पढ़ने का रुझान नहीं है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैं नहीं, दिल नहीं कर रहा पढ़ने का। तो आप पहला काम क्या करेंगे? आप पढ़ने की तरफ माइल होना चाहते हैं तो आप वो किताब उठाएंगे जिसमें आपकी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी हो, ताकि वो किसी तरह आपको, आपके अंदर रुझान पैदा कर दे कि आप बैठें और पढ़ने की आदत अपनाएं, ठीक है। तो वो बच्चों में वो आदत डेवलप करने के लिए हमें बच्चों का अदब लिखना बड़ा ज़रूरी है। वो अदब लिखा जाए और छोटी छोटी बुकलेट्स की सूरत में उसको मैक्सिमम फैलाया जाए। अगर वो बुकलेट्स नहीं है ना, तो सोशल मीडिया पर कम से कम देखिए ना, इतना स्ट्रांग मीडियम है कि आप सोशल मीडिया पर अगर छोटी छोटी किताबें, कहानी लिखें और वो सोशल मीडिया पे डालें, हमारे जो लिखने वाले लोग, एनिमेशन के थ्रू भी आप दिखा सकते हैं। एनिमेशन के थ्रू भी दिखा सकते हैं। तो मेरा इंटरेस्ट डेवलप होगा ना, मैं बच्चा हूँ तो मैं देखूंगा, मैं पढ़ूंगा, फिर मैं इंतजार करूंगा अगली कहानी का। अच्छा, सीरीज ऑफ स्टोरीज भी हो सकती है कि छोटी छोटी कहानियों की एक दूसरे से जुड़ी हुई हो। जैसे हमारे यहाँ इमरान सीरीज ने कितनी शोहरत पाई, बिल्कुल, ठीक है। लोग इंतजार करते थे कि जी नई उसकी सीरीज आएगी तो उसके लिए पहले बुकिंग जा कराते थे, डाइजेस्ट की पहले बुकिंग जा कराते थे। तो
हमने ना दोबारा उस दौर को वापस लाने के लिए, मैं ये नहीं कह रहा कि किताब को फ़रोग़ उसी सूरत में दिया जाए, तो किताब ज़ाहिर है महंगी होगी, ये लोग लेकिन सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया जाए ना इस मकसद के लिए। पीडीएफ्स के थ्रू पढ़ा जा सकता है, आजकल किंडल है, आप अपने टैब्स पे पढ़ सकते हैं, उस पर पढ़ सकते हैं। इमरान सीरीज़ की आपने बात की, आजकल अगर जासूसी नॉवेल्स की तरफ लोग आएंगे तो एंजॉय करेंगे, बल्कि मूवीज़ वो भूल जाएंगे जो थ्रिलर्स वो देखते हैं। सर, जहाँ पर हम पहले बात कर रहे थे सिक्योरिटी स्टेट की, पाकिस्तान जो है वो हालत जंग में है काफ़ी अरसे से, यहाँ पर पाकिस्तान ने कुछ रिमार्केबल अचीवमेंट्स भी किए हैं। कुछ हालिया तारीख में अगर हम देखें तो सबसे बड़ी जो अचीवमेंट ही, एक जो हमने अपने जो हमसाया मुल्क हैं, दुश्मन हैं, हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया उनकी एग्रेशन का। दूसरा, हमने सऊदी अरेबिया के साथ एक डिफेंस पैक्ट किया है। आप इन दोनों को किस तरह देखते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए डिप्लोमेटिक फ्रंट पे कितनी बड़ी अचीवमेंट है? देखिए, मैंने अभी जिक्र किया कि हम मुसलसल 3-4 दहाइयों से हालत जंग में हैं। जी। ये जो जंगें हैं, ये इनमें से अक्सरियत जंगें ये जो है हम पर मुसल्लत की गई हैं। बिल्कुल। ठीक है ना। अफ़गानिस्तान में हमारा कोई किरदार नहीं था, 2 बड़ी सुपर पावर्स जो है ना वो आके इस खित्ते में लड़ना शुरू हो गई, हमें भी जो है उसका हिस्सा बनना पड़ा और हम उस जंग का हिस्सा रहे काफ़ी अर्सा। फिर उसके बाद जो मंजर हुआ, एक ताकत यहाँ से भागी, दूसरे यहाँ पंजे गाड़े, हमें मजबूरन उस जंग को लड़ना पड़ा। फिर बाद में एक दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग थी हमारे यहाँ, ये सारे दहशतगर्दी फैल गई, उस जंग को हमें लड़ना पड़ा, वो भी मुसल्लत थी। तो ये भारत की तरफ से भी जंगें हम पर मुसल्लत की गई हैं। माजी में भी 48-47 की जो सूरत हाल थी, 65 की सूरत हाल थी, 71 फिर कारगिल की सूरत हाल बनी, फिर अब ये जो सूरत हाल है, ये जंगें हम पर मुसल्लत की गई हैं। अभी भी पहलगाम वाक़या हुआ था, अगर वो कहते हैं हुआ है तो हुआ था, तो वहाँ आप अपने इन्वेस्टिगेट करें कि वो कौन लोग उसकी अभी तक सर ना यूनाइटेड नेशंस को रिपोर्ट दी गई है, ना पाकिस्तान को अभी तक कोई रिपोर्ट दी गई है। वो आप उसको बुनियाद बना के आपने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया। बिल्कुल। तो हम तो ये कहते रहे कि हम हर किस्म की इन्वेस्टिगेशन में शरीक होने के लिए तैयार हैं, ताउन करने के लिए तैयार हैं, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं। तो वो ये जंग हम पर मुसल्लत की गई, और जब आपके ऊपर जंग मुसल्लत कर दी जाती है तो आपके पास यूनाइटेड नेशंस का आर्टिकल 51 जो है वो ये आपको हक देता है कि आप अपने दिफा में बिल्कुल सेल्फ डिफेंस लड़ें। तो हमने अपने दिफा में जंग लड़ी, और फिर जब आप पेनिट्रेट करके पाकिस्तान के अंदर अटैक करेंगे तो जवाबन हमें रिटेलिएशन करना पड़ा, जाके उनके ख़िलाफ़ जो है वो अटैक किए, और अल्लाह ने बड़ी कामयाबी दी और बड़ा सुरखरू किया, और उसका नतीजा ये निकला कि दुनिया ने तस्लीम किया कि हम एक बड़ी ताकत है और हमारे पास इतनी सलाहियत है कि हम न सिर्फ अपना दिफा कर सकते हैं, बल्कि दुनिया ने ये महसूस किया कि हम ये दिफाई सलाहियत दूसरे मुल्कों के लिए, दोस्तों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने जिस माहदे का जिक्र किया वो यही माहदा है। एक तो ये इस माहदे के ना पाकिस्तान और सऊदी अरब ने जो दिफाई माहदा किया है, इस दिफाई माहदे का लुब्बे लुबाब ये है कि अगर पाकिस्तान पर हमला होगा तो सऊदी अरब उसको अपने ऊपर हमला तस्वर करेगा। अगर खुदा न खास्ता सऊदी अरब पर हमला होता है तो पाकिस्तान उसे अपने ऊपर हमला तस्वर करेगा, और दोनों मिल के दिफा करेंगे। तो आप ये देखें कि इसके 3 इफ़ेक्ट हैं इस माहदे के। एक सिंबॉलिक है, बिल्कुल ठीक है, एक पॉलिटिकल है, एक स्ट्रेटेजिक है जी, ठीक है। अच्छा, सिंबॉलिक क्या है? सिंबॉलिक ये है कि आप जब भी अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी से मुआहदा करेंगे, तो गली में लड़ाई है, आप किसी हमसाये से तहफ़्फ़ुज़ लेना चाहते हैं कि भाई अगर मेरे ऊपर अटैक हो तो मेहरबानी करनी, तुमने मेरा साथ देना है, तो आप कमज़ोर आदमी के साथ तो मुआहदा नहीं करेंगे। बिल्कुल। नाज़रीन, इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का जो डिफेंस पैक्ट हुआ है उसके क्या असरात होंगे रीजन पर भी, और पाकिस्तान के हवाले से ये कितना इंपॉर्टेंट है। जी सर, आप अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा। मैं एक तो हमने जिक्र किया कि एक सिंबॉलिक इम्पैक्ट, ठीक है ना जी, कि आप एक ताकतवर मुल्क के तौर पर पहचाने गए, आपके लोग आपसे ख्वाहिश करेंगे कि आपके साथ ताल्लुकात रखें। दूसरा सियासी जो सूरत हाल है, एक तो मिडल ईस्ट में आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई, ठीक है। सेंट्रल एशियन जो स्टेट्स हैं वहाँ पर आपकी इम्पोर्टेंस अचानक बढ़ गई। बिल्कुल। अच्छा, साउथ एशिया में, साउथ एशिया जो है वो जिस खत्ते में हम बैठे हुए हैं उसको वहाँ पर ना भारत की एक थानेदारी थी,
बिल्कुल। और भारत उस थानेदारी को, उस अमलदारी को मनवाना चाहता था। और पाकिस्तान से भी उसका यही तकाजा था कि जिस तरह बाकी मुल्क जो है, जैसे सार्क के ममालिक हैं, बिल्कुल, तो वो सार्क के सारे ममालिक जो है वो भारत के ताबेदार हुए हैं, सिवाय जी, पाकिस्तान के ना। डिफंक्ट हो गया सार्क। तो वो सब पर जो है इस थानेदारी को बरकरार रखना चाहता था। हमने वो उस थानेदारी को तोड़ दिया, ठीक है। अच्छा, उससे ये हुआ कि हमें खुद तो जो इत्मीनान मिला सो मिला, इस खित्ते के बाकी मुल्कों ने भी एक सुख का सांस लिया। सुख का सांस लिया है, और अच्छी फीलिंग है कि अच्छा है, किसी ने तो भारत को जवाब दिया ना, जी, ठीक है। अदरवाइज वो नेपाल, मालदीव, भूटान, ये छोटे छोटे मुल्क, उन पे हर वक्त चढ़ाई रहती है बिल्कुल, भारत की। बिल्कुल। तो यहाँ पर भी पाकिस्तान की सियासी अहमियत बढ़ गई। फिर दूसरा ये है कि अब जैसे हम सऊदी अरब के साथ दिफाई माहदे की बात कर रहे हैं, तो अमेरिका इसको किस नज़र से देख रहा है? अमेरिका देख रहा है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो एक चाइना का नया ब्लॉक बना रहा है, बिल्कुल, और उसमें वो एफर्ट कर रहा है, और वो ये सारे मुल्क जो है वो चाइना की छतरी के नीचे आ जाए। इससे पहले तो ये होता था कि सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन, यूएई, ये सारे प्रोटेक्शन के लिए सिर्फ अमेरिका की तरफ देखते थे। और अब भी इनका माहिदा है, इन्हीं ममालिक का तेल के एवज जो है तहफ़्फ़ुज़ का माहिदा है अमेरिका के साथ। जी। तो ऐसी कैफियत में अमेरिका को छोड़ के अगर कोई मुल्क पाकिस्तान के साथ माहिदा कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि दुनिया का मंजरनामा बदलने जा रहा है। तो ये सियासी अहमियत है। बिल्कुल सर, हाँ, इसको यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, याहिया हैं कराची से। जी याहिया, अपना सवाल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। पहले डॉक्टर साहब को बहुत सलाम हो। मैं रेगुलर कॉलर हूँ ही का और तमाम चैनल्स का। डॉक्टर साहब, आप माशाल्लाह आपकी बड़ी इंटरनेशनल अफेयर्स पे भी नजर है, और आप बड़ी गहरी नजर, सब बड़ा ऑब्जर्वेशन आपकी अच्छी है, और मैं तो एटलीस्ट काफी कुछ सीखता हूँ आपसे माशाल्लाह से, शुक्रिया। क्योंकि मुझे खुद भी बहुत इंटरेस्ट है दायरे इंटरनेशनल अफेयर्स में। मेरा जो कहना ये है कि ठीक है, पाकिस्तान की अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान ने इंटरनेशनल बहुत कुछ गेन किया, सिफारती मामला में बहुत आगे बढ़ गया, सऊदी अरब से भी अच्छे माहिदे में। लेकिन क्या डॉक्टर साहब ये नहीं समझते कि हमें पाकिस्तानी जो हुकूमत है उनको पाकिस्तानी लोगों के लिए एक राह बनानी चाहिए, ताकि वहाँ लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए आसानी हो जाए, क्योंकि वहाँ ज्यादातर इंडियंस को ज्यादा वो प्रेफर कर रहे होते हैं पाकिस्तानी का। अब लेकिन ये मौका ऐसा है कि आप अपनी बात मनवा सकते हैं और कह सकते हैं कि भाई हमें हमारे लोगों को इंडक्ट किया जाए, ताकि आम आदमी को उसको बेनिफिट मिले। उससे फायदा ये होगा कि अब गल्फ कंट्रीज में हमारे ज्यादा से ज्यादा लोग जाएंगे, तो हमारे पास मामला अच्छा आएगा, और हमारी पोजीशन स्ट्रांग हुई पैसे की। एक तो ये बात। दूसरी बात आपने जो कही कि जो हमारे यहाँ जो टूरिज्म की भी बात आपने की, उसके मुताबिक बिल्कुल बात सही है आपकी। देखें, जब आदमी के पास जो टूरिस्ट जब आएगा, जब आपके पास सेफ्टी हो और आपके पास सफाई हो और आपके पास गुजरगाहें अच्छी हो, आपकी मीन्स ऑफ रोड्स अच्छे हों, वो तो हर हमारे ख्याल में काफी काम भी हो रहा है। लेकिन इसको ये बहुत बड़ा है हमारे पास, अल्लाह का शुक्र है, हमारे बलूचिस्तान से लेके हमारा पोटोहार से लेके हर जगह, हफीन से लेके जगहें मौजूद हैं, दरिया भी हैं, पहाड़ भी। अगर हम इसको प्रमोट, तो हमारी बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन सकती है इसकी, ट्रैवलिज्म की। इसके बारे में आप कुछ फरमाइएगा। और डॉक्टर इसी तरह माशाल्लाह करते रहे प्रोग्राम, और इंटरनेशनल पे मैं चाहता हूँ हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम करें। थैंक यू। बहुत शुक्रिया याहिया। जी सर, आप जवाब एक देना तो इनका चाहेंगे? शुक्रिया, कॉम्प्लीमेंट्स जी, हैं रोही के जी। लिए, तो इनका, और ये हमारे रेगुलर कॉलर भी हैं, और मॉर्निंग शो भी बाकायदगी से देखते हैं। तो हम कोशिश करते हैं, ये बात इनकी सही है कि हमें, हमारे इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला ना इस वक्त, जी। सबसे बड़ा मसला Employment वो है। बेरोजगारी है, जी। एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है ना। उसके लिए हमें ज़रूर काम करना चाहिए, और यकीनन गवर्नमेंट को भी इसका एहसास है। और ये जो दिफाई माहिदा है, बज़ाहिर तो जी, दिफाई माहिदा नज़र आ रहा है ना जी, दिफाई माहिदा, लेकिन हाँ इसके पीछे ज़ाहिर है हमें, हमारी अहमियत बढ़ जाएगी, तो हम बात करने में ज़्यादा आसानी महसूस करेंगे कि हम अपने लोगों की खपत के हवाले से वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंडक्ट करने के हवाले से बात कर सकेंगे। तो ये उसी तरफ आते हैं, उसको कंक्लूड करते हैं। एक तो हमारी जो है वो सिंबॉलिक और सियासी अहमियत बढ़ गई। तीसरी जो है हमारी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस बढ़ गई। बिल्कुल। वो इस तरह बन गई कि एक तो जब आप सऊदी अरब और पाकिस्तान मुआहदा कर रहे हैं कि एक दूसरे का दिफा करेंगे, तो दिफाई सलाहियत को बढ़ाना पड़ेगा ना, तभी आप दिफा करेंगे ना। हाँ जी। ठीक है, तो दिफाई सलाहियत बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ सबसे बड़ा थ्रेट क्या है सऊदी अरब को, इजराइल है, ठीक है ना। तो अगर आपने इजराइल का मुकाबला करना है, तो आप कैपेबल होंगे ना, उसके मुकाबले में ज़्यादा कैपेबल होंगे, तभी मुकाबला कर पाएंगे ना। तो ज़ाहिर है हमारी जो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस इस तरह बढ़ेगी कि हमें अब अपने लॉन्ग रेंज जो है मिसाइल जो है उनको बनाना पड़ेगा। ठीक है, अभी शाइन 2 हमारे पास मौजूद है, वो 2700 किलोमीटर का, 3000 किलोमीटर का, उसकी रेंज जो है हमें इजाफा करना होगा, नंबर 1।
नंबर 2 ये है कि इस वक्त जो है 5th जनरेशन जो बिल्कुल। जेट्स हैं वो हमें चाहिए होंगे, वो सऊदी अरब के पास मौजूद हैं। हमें भी जो है हम चाइना से ख़रीदते हैं, अमेरिका से ख़रीदते हैं, लेकिन हमें अपनी कैपेबिलिटी को इस तरफ लेके जाना पड़ेगा। फिर ये है कि हमारे जो वाहर हेड्स हैं उनको ले जाने के लिए, लाने के लिए हमें उसको कैपेबल करना पड़ेगा। तो जो आपकी स्ट्रेटेजिक मामलात हैं, जब आप चौधरी बन जाते हैं ना, तो चौधरी के लिए ज़रूरी होता है ना कि वो सारे तकाजे भी पूरे किए जाएं। तो ये तीनों शोबों में हमें जो है वो बेहतरी की गुंजाइश सर, अब पाकिस्तान अभी हालिया जो है जहाँ पर हम डिप्लोमेटिक अचीवमेंट्स की बात करें, वहाँ पर एक और अचीवमेंट ये भी है कि पाकिस्तान बहुत अच्छा तरीके से बैलेंस कर रहा है चाइना को भी और यूनाइटेड स्टेट्स को भी। किसी एक ब्लॉक का हिस्सा नहीं बन रहा, जो किसी दौर में इंडिया ने बहुत अच्छा बैलेंस किया था रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स को लेके। आप इसको किस तरह देखते हैं, और क्या इकॉनमी में जिस तरह होता है कि पाकिस्तान एक बूम और बस्ट के साइकिल से गुजरता है, हमेशा एक तरक्की होती है फिर दोबारा फ्लैट हो जाता है, इसी तरह होगा, या ये अब कुछ जो है हम इसको देखेंगे कि ये परपेचुएट करेगा, रहेगा कुछ अरसे तक इस तरह के हालात? देखिए, एक तो अल्लाह ताला ने जो हमें जोग्राफिकल पोजीशन दी है जी, वो तो अल्लाह की तरफ से आता है ना जी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वो जहाँ इंपॉर्टेंट है वहाँ हमारे लिए दर्द सर भी बनी हुई है, दोनों चीज़ें हैं बैक वक्त ना। अच्छा, अब वो उसको हम किस तरह यूटिलाइज़ करते हैं ये हमारे हाथ में है ना, कि अगर इंपॉर्टेंट पोजीशन है तो अगर हम उसे अपने हक में अच्छा इस्तेमाल नहीं कर पाते तो जाहिर है वो हमारे लिए दर्द सर होगी। अगर हम उसे अच्छा इस्तेमाल करते हैं तो पाकिस्तान देखें ना, साउथ एशिया का एक मुल्क है, पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, जीडीपी बहुत थोड़ी है, उसके बावजूद दुनिया में हर वक्त डिस्कस हो रहा है। बिल्कुल। तो आखिर कोई वजूहत है ना। अब जो आपने बात की कि बैक वक्त हम चाइना के दोस्त भी हैं और बैक वक्त अमेरिका के दोस्त भी हैं, इसको किस तरह बैलेंस कर पाएंगे और कहीं ये रिबाउंड ना हो। ठीक है, तो दो मिसालें हैं। अभी SCO का इजलास हुआ है जी थोड़े दिन पहले चाइना में, बीजिंग में। पाकिस्तान उसका मेंबर था। ये शंघाई ताउन तंजीम, जी जी जी, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ये जो तंजीम है ये मैं आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि ये फ्यूचर में एक बड़ा दिफाई और स्ट्रेटेजिक ब्लॉक बनने जा रही है, नेक्स्ट नेटो, और ऐसे ही समझ लें आप, ठीक है ना। तो एक इस तरह की तंजीम उभरने के लिए जा रही है। तो इसमें जो ममालिक हैं, वहाँ जो डिस्कशन है, वहाँ जो तरीक़ाकार अख्तियार किया जा रहा है, तो उससे ये लग रहा है कि ये एक बड़ा जो है वो दिफाई जो है तंजीम बनने जा रही है। उसमें शामिल भी है कि दिफा भी जो है ना वो। दूसरी तरफ जो है उस दौरे में हम देखें कि पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस बरकरार रही, वो तमाम दुनिया के बड़े ममालिक, बड़ी लीडरशिप मौजूद थी, उसमें पाकिस्तान की अहमियत को तस्लीम किया गया और पाकिस्तान को जो है वो जो जगह उसकी थी इम्पोर्टेंट जगह वो मिली। दूसरी तरफ अभी हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने अमेरिका का दौरा किया जी। अच्छा, हम उस वक्त भी ये डिस्कस कर रहे थे कि इस SCO के इजलास को और चाइना के अंदर जो उन्होंने अपनी परेड हुई थी, उनकी फ़ौजी परेड हुई थी, उसको किस अंदाज से अमेरिका देखता है, क्रिटिकली देखा गया, ठीक है, वो देखा भी गया। तो हम ये सोच रहे थे कि शायद इसका इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान पर नेगेटिव आए अमेरिका की तरफ से, बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने इतने अच्छे अंदाज से इसको बैलेंस किया कि जो पजीराई हमें SCO में मिली वही पजीराई हमें अमेरिका में मिली है। और अमेरिका का जो मंजर है वो बड़ा कमाल है। हमारे वज़ीर-ए-आज़म जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा से खिताब तो अपनी जगह पर है, जो उसकी इम्पोर्टेंस है अपनी जगह पर, उसकी बात करेंगे, लेकिन जो प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकातें हुई, ठीक है, ओवल हाउस की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, ठीक है, और जिस अंदाज से मुलाकातें हुई, वहाँ जो डिस्कशन हुई, पाकिस्तान और अमेरिका को करीब लाने में जो मामला डिस्कस हुए, तो ये एक नई पैराडाइम शिफ्ट है जो हम पाकिस्तान के अंदर देख रहे हैं। ये हमारे फॉरेन अफेयर्स की बड़ी कामयाबी है कि हम पहले यही हमेशा कहते थे कि हम अमेरिका के ब्लॉक का हिस्सा हैं और हमने जो अपोनेंट है उसको अपना मुखालिफ कर दिया है। बिल्कुल, हमारे यहाँ बड़ा अरसा ना हम रूस को मुखालिफ ही गर्दानते रहे ना, हम अमेरिकी ब्लॉक का हिस्सा थे और रूस हमारा दुश्मन था। अच्छा, खामखा दुश्मन था, रूस के साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं थी। अगर अफगानिस्तान में लड़ाई हुई थी तो वो रूस और अमेरिका की लड़ाई हुई थी ना, हमारी तो कोई लड़ाई नहीं थी। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। तो हमने रूस को खामखाई दुश्मन कंसिडर किए रखा सारे अरसे। तो बाद में हमने अब आके इसको महसूस किया है कि भाई रूस से हमारी क्या दुश्मनी है, ठीक है ना। अभी ये SCO में रूस भी शामिल था, उसमें बाकी भारत भी शामिल था, चाइना, ये बड़ी ताकतें और बाकी ममालिक भी सारे शामिल थे। तो हमने ये जो बैलेंस किया है ये बड़ी कामयाबी है। और कमाल ये बैलेंस किया है कि पाकिस्तान की अहमियत आप ज़रा इसी से अंदाज़ा कर लें
कि अमेरिका जब ये महसूस करता है कि कोई बात चाइना से मनवानी है तो वो कहता है कि ये पाकिस्तान बेहतर अंदाज से मनवा सकता है, तो पाकिस्तान को ये टास्क दिया जाए तो ये कर लेगा। और चाइना भी ये फील करता है कि अमेरिका से कोई बात मनवानी है तो पाकिस्तान के ज़रिए से वो करा ली जाए। तो ये पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है और किसी भी मुल्क को आगे बढ़ने के लिए ऐसा ही होना चाहिए। जी सर, जहाँ पर हम कामयाबी कर रहे हैं वहीं पर कुछ हालिया सैलाब में हमने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लॉज भी देखे, ऑल्दो बहुत अच्छे तरीके से इंतज़ामिया ने जो है वो किया था। सर, मैं इस सवाल को यहीं से कंटिन्यू करूँगा। नाजरीन, इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि पाकिस्तान ने जो डिप्लोमेटिक फ्रंट्स में कुछ अचीवमेंट्स किए हैं, लेकिन इसी के साथ साथ अब हम ब्रेक के बाद बात करेंगे कि जहाँ पर कुछ अचीवमेंट्स हैं वहाँ पर कुछ फ्लॉज भी नज़र आ रहे हैं जो कि परपेचुएट करते हैं, उनके अंदर कोई कमी नहीं नज़र आ रही। सर, मेरा सवाल ये होगा कि पाकिस्तान के जो अभी हालिया तारीख में अभी हालिया जो सैलाब आया, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। 2022 में भी सैलाब आया, 2025 में भी सैलाब आया। हमने इसके अंदर एक रिएक्शनरी जो है वो मेजर्स देखे, जबकि प्रिकॉशनरी मेजर्स होने चाहिए थे। अब क्लाइमेट चेंज के हालात इस तरह हैं कि अब हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अब जो है हमारे पास सैलाब आएगा। अब इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आपकी बात सही है कि हमारे यहाँ सैलाब जो है वो कुछ वक्फे के बाद आते हैं, तो जब सैलाब गुजर जाता है तो हम भूल जाते हैं कि अब ये हमारे पास कुशन आ गया, 8-10 साल सैलाब नहीं आना है तो ठीक है, मामलात आगे बढ़ाते हैं। तो मैं आपको मिसाल दूं कि जब हमारे यहाँ ना जब कोई डिज़ास्टर हो जाता है, आ जाता है, तो फिर हमें फ़िक्र होती है कि जी अच्छा जी हमने ठीक करना है, फिर हम भूल जाते हैं, या तो इश्यूज़ इतने हैं कि हम आगे बढ़ जाते हैं। मिसाल ये है कि थोड़ा अर्सा पहले ये फॉग की कैफियत थी पिछले साल ना, इतनी शदीद फॉग थी कि हमारी अदालतें बैठी हुई थी सर जोड़कर और ये फैसले हो रहे थे कि जी इससे मुस्तकिल बुनियादों पर निपटा जाए। और आपको याद होगा तमाम तालीमी इदारों को हिदायत की गई थी कि वो अपनी ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त करें, बिल्कुल, ताकि ये जो रोज़ाना हर बंदा इंडिविजुअल अपनी गाड़ी पर या अपनी सवारी पर आ रहा है तो ये सिलसिला बंद होना चाहिए। इसके लिए गर्मियों की छुट्टियों का टाइम दिया गया था जी कि तालीमी इदारे इसी के अंदर अपने बंदोबस्त कर लें, और ये बड़े सख्त अहकाम थे। तालीमी इदारों ने भी वक्त लिया था कि जी ये हम कर लें। अब छुट्टियां ख़त्म हो गई, स्कूल लगे, आपने देखा किसी एक इदारे की बस आई हो, बिल्कुल कोई ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त हुआ। अच्छा, आपने देखा कि हुकूमत को भी फिक्र हुई हो कि भैया ये हम नहीं करवा सके तो पूछा जाए। उसकी वजह ये है कि एक और डिज़ास्टर है मुस्तरफ मुतवज्जो हो गए, एड हॉक बेसिस पे हम लोग चल रहे हैं, कोई मुस्तकिल हल नहीं निकाल। तो अब फिर फॉग आएगी ना, फिर ये मसला डिस्कस होगा। बिल्कुल, अभी नहीं होगा क्योंकि अभी हमारे पास वक्त नहीं है, अब हम सैलाब डिस्कस कर रहे हैं। तो ये बात सही है कि हमने अगर कुछ सोचा होता तो हमारे यहाँ ये मंजर ना होता कि हम हर दूसरे चौथे 10वें साल सैलाब में डूबे होते हैं। ठीक है, ये जो पानी है ये नेमत खुदावंदी है ना, अल्लाह ताला ने पानी आपको इतनी मिकदार में दे दिया, आप संभाल नहीं पाए और आप कह रहे हैं कि ये डिज़ास्टर तो इसलिए हो गया ना आपकी नाअहली की वजह से। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इस वक्त जो सैलाब आया, पंजाब गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने बहुत सारे मामलात बड़े ऐसे अंदाज से निपटाए, लेकिन जलालपुर, अलीपुर, सीतपुर, शाहपुर लम्मा, खान बेला, ये जो इलाके हैं यहाँ नेगलिजेंस हुई है। मेरा अपना ख्याल है कि इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अच्छा। इस मामले को देखें, अगर वहाँ के लोगों को नहीं पता था कि ये इतना बड़ा फ्लड आ रहा है, वो तो माजी से उसको ज़रा मुवाजना करके देखते थे ना कि बिल्कुल हम मैनेज कर लेंगे। आपको तो पता था ना, मीडिया शोर मचा रहा था, आपको पता था कि गंडा सिंह से 1 महीना पूरा इतना फ्लड खड़ा रहा है और उसने बराह रास्त आके जलालपुर को हिट करना है और चनाब के पानी ने भी हिट करना है, तो वहाँ एवेक्यूएशन में नाकामी हुई है। ठीक है, हम वहाँ से लोगों का इनखला बर वक्त नहीं कर पाए, इसकी वजह से वहाँ जानी नुकसान भी हुआ है और माली नुकसान भी बेताशा हुआ है। दूसरा ये है कि जो आपकी बात है, चलें अब बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, हम मोटरवे आज 15 दिन हो गए मोटरवे बंद है। ठीक है ना, आप देखें आपकी एक मेन आर्टरी है, ठीक है, पूरे मुल्क को जो है वो मिला रही है वो सड़क, और वहाँ से आमद रफ्त हो रही है, तो आपकी मोटरवे बंद है, आप उसको मैनेज ही नहीं कर पाए और अभी भी कोई इम्कान नहीं है उसके खुलने का, और पानी अभी भी जो है वहाँ मौजूद है। बहुत सारे मुआवज़ात, बस्तियाँ अभी पानी में डूबी हुई हैं, लोगों के घर तहस नहस हो गए, ख़त्म हो गए, और यहाँ पर जो नेगलिजेंस है इस पर
कुछ ना कुछ ज़रूर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। दूसरा ये है कि ये एक मस्बत बात है कि इस फ्लड के बाद जो हमें जिस डिज़ास्टर का सामना करना पड़ा है, उसके बाद हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म हैं उन्होंने 2 एमरजेंसीज नाफिज की हैं, एक क्लाइमेटिक, दूसरी एग्रीकल्चर। ठीक है, और ये एक खुशहाइन बात है कि इससे ये होगा कि हम ये कहते हैं ना कि इमरजेंसी का मतलब ये है सबसे ज़्यादा फोकस हम उस चीज़ पे रख लें। अपनी बात को कंप्लीट भी कीजिएगा और अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स भी इस सेगमेंट के लिए दीजिएगा। तो ये अब अगर देखें, इसमें कोई शक नहीं कि हमें क्लाइमेटिक चैलेंजेस का सामना है, तो उसके लिए हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा और आउट ऑफ द बॉक्स जाके काम करना पड़ेगा। तो ये इमरजेंसी में हमें जो है अब कुछ ना कुछ हिकमत अमली बनानी पड़ेगी कि अगर ये सैलाब हर साल आते हैं तो हमने कैसे निपटना है, और एग्रीकल्चर ही आगे बढ़ने का रास्ता है, क्योंकि हमारे पास अगर आज भी इंडस्ट्रियलाइजेशन का सोच लें तो 10 साल लगेंगे इंडस्ट्री खड़े करते हुए। तो एग्रीकल्चर में फौरी रिस्पांस आता है, तो ये अच्छा है, लेकिन इसको पॉजिटिव और अच्छे अंदाज से आगे लेके हम बढ़ें तो बेहतरी आ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, हमारे साथ डॉक्टर अमजद बुखारी मौजूद है, जिन्होंने तफसीलन हमारे साथ आज इंटरनेशनल अफेयर्स पर भी डिस्कशन की, डिप्लोमेटिक फ्रंट में जो पाकिस्तान की डिस्कशन की। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। नाज़रीन, इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हमने ब्रेक से पहले बात की पाकिस्तान ने जो डिप्लोमेटिक फ़्रंट पे कुछ अचीवमेंट्स किए हैं, इसी के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लॉज जो हैं वो हमने बहुत डिस्कस किए, बहुत इन डिटेल डिस्कस किए। इस सेगमेंट में हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं मैं उनका तारुफ कराता चलूँ। हमारे साथ अनीका इलियास मौजूद हैं जो कि क्लिनिकल डाइटिशियन हैं। इसी के साथ हमारे साथ हमायल मौजूद हैं जो कि स्केच आर्टिस्ट हैं, और इसी के साथ साथ वो कैलीग्राफी भी करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? हमारे मुझे पहले अपनी आप रूटीन बताएं कि आप जी हमायल, मुझे पहले आप अपना ये बताइएगा कि आप इस तरफ क्यों आई और आपने कैलीग्राफी स्टार्ट करने का क्यों सोचा? स्केचिंग का शौक़ मुझे हमेशा से रहा है और कैलीग्राफी तो अब स्टार्ट की है, बट स्केचिंग का हमेशा से ही था। और पहले हॉबी था, बट जब मैं 6th क्लास में थी तो मेरा फर्स्ट ऑर्डर आया था। उस टाइम 1000 रुपीज़ में वो तो बनाया था। और बट 6th क्लास में 1000 रुपीज़ का ऑर्डर, ये तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। आपकी उस टाइम पे फीलिंग्स क्या थी जिस टाइम आपने ये अपना जो है वो पहला पे चेक तो नहीं होगा, लेकिन आपने पहली रिन्यूमरेशन ली, क्या फील करी थी उस टाइम पे आप? आई फील गुड कि ऑर्डर आया है, और अच्छा लगा था उन्हें। तो 1500 उन्होंने दिए थे, बल्कि 1000 नहीं दिया। फिर इस तरह ऑर्डर्स आते गए और मैं पोस्ट करती गई। अपना इंस्टा अकाउंट बनाया था तो इसलिए ज़्यादा आए। एंड कैलीग्राफी तो रिसेंटली स्टार्ट की है 2025 में। ओके। दुआए हाजत लिखी थी फर्स्ट ऑर्डर में। स्केचिंग के बारे में मुझे बताएं कि आजकल की जो यूथ है, क्या वो इसकी तरफ उसी तरह ग्रेविटेट हो रही है या नहीं, या अब ये एज अ हॉबी है या एक प्रोफेशन है? ज़रा इन डिटेल हमें ज़रा स्केचिंग के बारे में समझाएं। एज अ हॉबी होती है क्योंकि स्कूल्स में इसको सिखाया नहीं जाता। सिखाना चाहिए, इट शुड बी अ सब्जेक्ट। कंपल्सरी ना हो, बट होना तो चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोगों में टैलेंट होता है बट वो उसको आगे नहीं लेके जा सकते। तो मैंने तो खुद से सीखा और गई आगे इस तरह। आपने किस तरह सीखा? आपने यूट्यूब की वीडियोस देखी, ऑनलाइन कुछ हेल्प ली, या आपके कोई टीचर थे जिन्होंने आपको सिखाया? नहीं सीखा, बिल्कुल नहीं, कहीं से नहीं सीखा, सेल्फ टॉट। तो बस प्रैक्टिस करती रही और कुछ ना कुछ बनाती रही बाय इमेजिनेशन एंड पिक्स देख के। अच्छा, कितना इम्पोर्टेंट है ये? आप क्या समझती हैं कि जो यूथ है वो बजाय इसके कि वो दूसरी चीज़ों में इंडल्ज हो, वो कैलीग्राफी की तरफ आए, अपनी जो क्रिएटिव साइड है वो बाहर निकालें? आपको क्या लगता है कि इज़ दिस इम्पॉर्टेंट, या इसको बस एक ऐसा हॉबी लेना चाहिए, या जिसका जो ये प्रोफेशन है उसको प्रोफेशन के तौर पर नहीं लेना चाहिए? यस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, प्रोफेशन के तौर पे भी लेना चाहिए। और स्केचिंग की बात भी कुछ अलग होती है, लाइक जिस तरह AI का है आजकल दौर, तो स्केचिंग तो हैंडमेड स्केचेस होते हैं, उनका टेक्सचर भी डिफरेंट होता है। तो इस चीज़ की तरफ आना चाहिए, छोड़ देना नहीं चाहिए इसे। जी अनीका, आप मुझे बताएं कि आपने क्यों जो है वो फ़ैसला किया कि मैं एक डाइटिशियन बनूंगी, न्यूट्रिशन की साइड पे आपका ये फ़ैसला क्यों था? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने मुझे मौका दिया और यहाँ आकर अपनी न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो नॉलेज है लोगों को डिलीवर कर सकूँ।
और दूसरी बात ये कि न्यूट्रिशन जो है एक वैसे बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। जब मैंने करंटली स्टार्ट किया था उस टाइम पर, तो मुझे ये था कि कोई एक नई फील्ड है और ये चीज़ बहुत फैसिनेट करी थी उस टाइम पर कि ऐसा भी है कि हम डाइट के ज़रिए से हर बीमारी का इलाज कर सकते हैं, दवाइयों पर जाने की ज़रूरत नहीं है। सो आई थॉट कि क्यों ना इस फील्ड को ट्राई किया जाए, और इट वाज माय बेस्ट डिसीजन। आपने कोई इंस्पिरेशन थी या आपको बस फैसिनेट कर गई उस तरफ, आप फिर उस तरफ चली गई? नहीं, ऐसे इंस्पिरेशन नहीं, बट मुझे ये था कि मुझे इस फील्ड को अच्छा लगा। मैंने कहा कि ऐसा होना चाहिए कि हम डाइट के ज़रिए कैसे मैनेज कर सकते हैं, और पता होना चाहिए कि हम कौन सी खुराक किस बीमारी के लिए लें, तो ठीक है। उसके लिए हेल्पफुल है। ठीक है। अच्छा अनिका, अब एज एन एग्जांपल हम एक ले लेते हैं कि अगर मैं आज अपना दिन जो स्टार्ट कर रहा हूँ उसमें मुझे किस तरह का ब्रेकफास्ट लेना चाहिए, फिर मुझे किस तरह का लंच लेना चाहिए, और डिनर में फिर मुझे किस किस तरह के, ज़रा मुझे मैक्रोस के साथ समझाइएगा पूरे जो एक दिन की डिटेल होती है। अच्छा, अगर हम एक नॉर्मल बंदे की बात करें, ठीक है, जिसका वेट लॉस, वेट गेन या कोई भी मेडिकल इशू नहीं है, तो उसको चाहिए कि जो अपना ब्रेकफास्ट है वो एक अच्छा स्टार्ट दे, जिसमें कार्ब्स भी हो, प्रोटीन भी हो, फैट्स भी हो। तो हम उसको इस तरह से ले सकते हैं। अगर आप कोई पराठा ले रहे हैं तो आप वो भी ले सकते हैं, अदरवाइज आप ब्रेड की तरफ भी जा सकते हैं। और साथ एक अंडा जो है वो लाजमी लेना चाहिए। आपने ब्रेड की बात की, मुझे ये बताएं कि एक बड़ी डिबेट चलती है, ब्राउन ब्रेड लेनी चाहिए, जो हमारी वाइट ब्रेड है वो लेनी चाहिए, तो और ब्रेड जो है वो इन जनरल जो है वो इतनी हेल्दी भी नहीं है, और दिन के टाइम में, ब्रेकफास्ट के टाइम में कार्ब्स को जो है वो अवॉइड करना चाहिए, तो ये एक मिथ है फिर? अच्छा, वेट लॉस में ना ये चीज़ बहुत मानी जाती है कि आप ब्रेड ले रहे हैं वेट लॉस करने के लिए, तो रिकमेंड हम ये करते हैं कि आप रोटी ले लें, वो ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन ब्रेड ऐसा चीज़, जो ब्राउन ब्रेड और वाइट ब्रेड में डिफरेंस है कुछ खास नहीं है। ठीक है। दोनों में ऑलमोस्ट सेम है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू का फर्क नहीं है। हाँ, मल्टीग्रेन ब्रेड जो है वो ज़्यादा अच्छी है, आप वो ले सकते हैं। ठीक है। तो बेहतर है, कोशिश करें कि आप रोटी का इस्तेमाल कर लें। मल्टीग्रेन आटे की रोटी हम रिकमेंड करते हैं वेट लॉस में, कि वो अच्छी है, उसमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं। तो नाश्ते में एक तो ये होनी चाहिए, साथ एक अंडा हो जाए। आप अंडा किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, बॉइल्ड ले लें, ऑमलेट ले लें या फ्राई ले लें। तो बेसिकली अगर मेरे वेट लॉस के क्लाइंट्स होते हैं तो मैं उनको रिकमेंड करती हूँ कि फ्राई की तरफ थोड़ा कम जाएं, बॉइल्ड ले लें या ऑमलेट ले लें। इसके साथ नट्स आप ऐड कर सकते हैं ब्रेकफास्ट में। सीड्स ले लें, जिस तरह फ्लेक्स सीड्स, चिया सीड्स, एक बहुत एक हेल्दी सोर्स है फैट्स है, गुड फैट्स हैं। और अगर हम नाश्ते की बात करें, तो नाश्ते की तो बात होगी, उसके बाद हम स्नैक ले सकते हैं। लाइक स्नैक में हम कोई भी 12 बजे एक मीडियम साइज़ का फ्रूट ले लें, नॉर्मल कोई भी बंदा ले सकता है। तो लंच में एक रोटी हो गई, साथ सैलेड का पोर्शन लाजमी हो। अच्छा, यहाँ पे अक्सर हम ये करते हैं कि अगर हम चावल ले रहे हैं तो हमारी प्लेट यूँ डिज़ाइन होती है कि ये चावल है, ये सलाद है, ये रायता है, तो वो एक पिलर्स बना देते हैं। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट बहुत गलत है। हमें ना पोर्शंस बनाने होते हैं। लाइक अगर आप एक प्लेट है तो उसमें आप 8 से 10 चम्मच चावल लें, हाफ पोर्शन जो है वो सैलेड की होनी चाहिए, थोड़ा सा प्रोटीन हो, और 5 से 7 चम्मच रायता हो। दैट वुड बी एनफ। ये एक अच्छा प्लेटर है कि आप वेट लॉस भी करें, और अगर आप वेट लॉस नहीं भी करें तब भी आप इसको ले सकते हैं। इसके साथ शाम को जिस तरह चाय होती है, अच्छा, चाय में अक्सर लोग ये करते हैं कि चीनी नहीं डाल रहे, हम गुड़ और शक्कर डाल लेते हैं, तो उसमें भी ऑलमोस्ट सेम कैलोरीज हैं। तो बेहतर ये है कि अगर आप वेट लॉस की तरफ जा रहे हैं तो आप स्टीविया का इस्तेमाल करें। स्टीविया एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है, तो वो भी आप ले सकते हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के बारे में ये कहा जाता है कि ये आपके लिए उतने बेनिफिशियल नहीं है, तो अगर आपने आर्टिफिशियल स्वीटनर्स इस्तेमाल करने हैं तो आप जैगरी का इस्तेमाल कर लें। चलें, उसमें कुछ ना कुछ, शुगर में तो बिल्कुल न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, तो जैगरी में कुछ ना कुछ फिर आपको न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं जो नेचुरली तौर पर उसके अंदर कह सकते हैं हम। लेकिन अगर हम वेट लॉस के ही हवाले से देखें तो हम रिकमेंड करते हैं कि स्टीविया इज़ अ गुड ऑप्शन, क्योंकि वो एक तो 0 कैलोरिक है और ऊपर से प्लांट बेस्ड है, तो हम उसको रिकमेंड करते हैं कि आप चाय में इस्तेमाल करें। थोड़ा सा लेना, उसका बहुत ही इंटेंस स्वीट टेस्ट होता है। तो जो अक्सर लोगों को क्रेविंग्स होती है कि हम फीकी चाय नहीं पी सकते, जिनका स्वीट टूथ है वो फिर वहाँ से हाँ, तो हम उनको कहते हैं कि ठीक है, चलो मीठा पीना है तो आप इसमें स्टीविया ऐड कर लें। इसके साथ डिनर में भी आप एक स्मॉल जो सीडी साइज रोटी होती है वो ले सकते हैं, साथ 3 to 4 टेबलस्पून सालन ले लें। पुदीने की चटनी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक अच्छी डाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये अब आपने एक हेल्दी पर्सन के लिए एक डाइट बना दी। मुझे ज़रा ये बताएं कि एक हेल्दी पर्सन को एक दिन में कितनी कैलोरीज जो है वो कंज्यूम करनी चाहिए, और उसका जो फोकस है वो किस चीज़ पे होना चाहिए? फैट्स पे होना चाहिए, प्रोटीन पे होना चाहिए, या कार्ब्स पे ज़्यादातर उसका जो इन्हिसार है वो होना चाहिए? अच्छा, जो एक हेल्दी पर्सन है, लाइक उसमें 2000 to 2500 कैलोरीज हम रिकमेंड करते हैं। ठीक है, एक हेल्दी पर्सन के लिए। तो उसमें ये होता है कि कार्ब्स 40 to 60% हो जाए, प्रोटीन ऑलमोस्ट 30% और फैट्स भी 20 to 25, इस तरह से इतनी परसेंटेज होनी चाहिए एक नॉर्मल बंदे के लिए। तो फैट्स को इतना बुरा क्यों समझा जाता है? लोग अवॉइड क्यों करते हैं? आपने 20 to 25% अपनी डाइट के अंदर कहा है कि हमें फैट्स लेने चाहिए। यूजुअली ये समझा जाता है कि हम जब भी लोग वेट लॉस की तरफ जाते हैं, या वैसे भी एक दिन में ये मैं फैट्स अवॉइड करता हूँ, मैं फ़ैट नहीं खाऊंगा। इंपॉर्टेंस ज़रा बताएं कि फैट्स की कितनी इंपॉर्टेंस है डाइट में? अच्छा, जो फैट है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर डाइट।
तो इसमें ये चीज़ होती है कि एक तो अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो फ़ैट हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, बहुत इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। ओके। जिस तरह से अगर हमने बहुत ज़्यादा खाना खाया तो हमारी जो एनर्जी है वो फैट की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। तो उसके बाद अगर हमें एक्सरसाइज या कोई भी हमारा स्टारवेशन पीरियड चल रहा है तो उसके अंदर हमें वहाँ से एनर्जी मिलती है, तो दैट इज़ अ गुड सोर्स। इसके अलावा हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसके इर्द गिर्द भी फैट की एक लेयर होती है जो कि उनको प्रोटेक्ट करती है, तो इस हवाले से फ़ैट अच्छे हैं। अब बात ये कि लोग कहते हैं कि फ़ैट बुरे हैं या अच्छे हैं, तो मैं इस पर जवाब देती हूँ कि दोनों तरह के फ़ैट्स होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। जिस तरह से अगर हम बात करें कि जो अनसैचुरेटेड फैट्स हैं दे आर गुड, उसको हम गुड फैट्स काउंट करते हैं, और सैचुरेटेड कहते हैं बुरे फैट्स। तो दोनों को डिस्कस भी कर लेते हैं कि जो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं उसके अंदर आ जाता है जैसे कि चिया सीड्स, जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल, सरसों का तेल और फ्लैक्स सीड्स, ये सारे गुड सोर्स ऑफ फैट हैं। इनको लेने से एक तो हमारी हेल्थ भी अच्छी होती है, हार्ट हेल्थ के लिए इफेक्टिव हैं, और इसके साथ जो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको भी कम करते हैं। आपने चिया सीड्स और गुड फैट्स में बात की, हमारे यहाँ मक्खन, देसी घी, ये चीज़ें भी इस्तेमाल की जाती हैं। बिल्कुल। ज़्यादातर आवाम जो है हमारी वो ये चीज़ें इस्तेमाल करती हैं। सो आर दीज गुड फैट्स एज वेल? अच्छा, ये जो बात है ये होते हैं सैचुरेटेड फैट, जिसको हम बैड फैट काउंट करते हैं। देसी घी को भी हम बैड फैट काउंट नहीं, देसी घी नहीं, सिंपल जो घी है उसको। देसी घी ऑल्दो कि घर में बनता है लेकिन कैलोरीज उसमें भी होती हैं, आप ले सकते हैं, नो डाउट, बाकियों से बेहतर है, कदरे बेहतर है, क्योंकि वो हम घर में बना रहे हैं। तो जो ऑयल है, जिस तरह से हमने बात की मक्खन और घी की, तो वो हम ले सकते हैं, लाइक 1 टेबलस्पून आप मक्खन ले लें, कोई भी चीज़ हमने कम्प्लीटली अवॉइड नहीं करनी होती, हम उसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो बात है ना कि हर चीज़ एतदाल में इस्तेमाल करें। जैसे हम कहते हैं कि अखराजात हैं उसमें भी म्याना रवि रखें, तो खुराक में भी ये चीज़ होनी चाहिए कि हर चीज़ लें लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में, एक बैलेंस करके। अब आजकल हमारे यहाँ बहुत एक ट्रेंड है जी, हमने क्योंकि सोशल मीडिया का टाइम है, हमने स्क्रीन पे, हर किसी ने एक स्क्रीन पे आना है, तो वो एक चिज़ल्ड जॉ लाइन के लिए, एक ज़ीरो फिगर मेंटेन करने के लिए, एक कुछ लोग जो है वो डाइटिंग करते हैं। उसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वायरल हुई थी एक टाइम पे। उसके बाद कीटो डाइट बहुत वायरल हुई थी। इसी के अलावा मज़ीद भी अगर आपके दिमाग में कोई डाइट्स हों वो भी हमें बताइएगा, और बताइएगा क्रैश डाइटिंग भी लोग करते हैं ना, बिल्कुल खाना खाना छोड़ देते हैं। तो इस तरह की डाइटिंग क्या वायबल है, और क्या ये फिर आपको एक प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट देता है या उसके बाद दोबारा वेट गेन हो जाता है? अच्छा, बेसिकली मैं वेट लॉस एक्सपर्ट हूँ, तो मैं क्लिनिकल डाइटिशियन भी, उसके अलावा मैं इंस्टाग्राम पे सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हूँ। तो वहाँ पर मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो कि क्रैश डाइट करके आते हैं, ठीक है, अभी कुछ जो सुन रहे होंगे उनको भी पता होगा। तो उसमें ये चीज़ होती है कि वो मुझे बता दें कि हमने इंटरमीडिएट फास्टिंग भी ट्राई कर ली, हमने क्रैश डाइट, एग डाइट बहुत चली होती है कि सुबह दोपहर शाम आप अंडे खाएं, साथ ब्लैक कॉफ़ी ले, तो ये सारी बहुत क्रैश डाइट होती हैं। तब तक उनका मसला सिर्फ वेट लॉस होता है, लेकिन जब वो ये डाइट 2-3 महीने करके आते हैं तो उनको इतनी वीकनेस होती है, उनके अदर मेडिकल इशू स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो चीज़ ज़्यादा डेंजरस है। और जहाँ तक इंटरमीडिएट फास्टिंग की बात है, वो एक अच्छा है, हम वेट लॉस के लिए कर सकते हैं। तो उसमें विंडोज़ होती हैं, लाइक 16 रेशियो समथिंग 8 हो गया, तो उसमें ये होता है कि आपने इतने और जो है वो फास्ट करना है, और 8 घंटे खाना है, 16 घंटे का फास्ट होता है। जो खाना होता है वो एक कंटिन्यूस पीरियड हमारा स्टार्ट होता है, लाइक अगर हम 12 बजे अपना स्टार्ट करें, 12 बजे नाश्ता है, तो हम उसको 8 बजे तक लेके जाएंगे। तो उससे जो बाकी का पीरियड है वो हमारा फास्टिंग का होता है। फास्टिंग मतलब प्रॉपर रोज़े वाली हालत नहीं, उसमें हम पानी पी सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं, इस टाइप की चीज़ें, कोई खाने वाली चीज़ ना हो जिससे हमें एनर्जी मिले। तो 2 मील्स अ डे होती है इंटरमिटेंट फास्टिंग में, 2 मील्स अ डे हम लेते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता, हम उसमें 3 मील्स भी रख सकते हैं, लाइक स्नैक्स भी होते हैं। बस हमारी विंडो ये होती है कि 8 घंटे खाना है। डिफरेंट विंडो से मैं एक 16:8 की बात कर रही हूँ कि उसमें 8 घंटे हमने खाना है और जो 16 घंटे उसमें हमने फास्ट करना है। अच्छा, अब जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनकी बॉडी की नीड्स जो हैं वो बढ़ जाती हैं, मेल्स के लिए अलग और फीमेल के लिए अलग, ज़रा समझा दीजिएगा। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि एक लड़का जो है वो जिम जाता है। अब जिम्स में आपको पता होगा कि बल्किंग और कटिंग का एक साइकिल होता है, जिसमें कुछ ज़्यादा वो खा के अपना वेट गेन करते हैं, उसके बाद उसको फैट को कट डाउन करते हैं। तो इस हवाले से ज़रा बताइएगा कि कितना इम्पोर्टेंट है ये, या इस तरह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और एक ख़ास डाइट को मेंटेन करके जाना चाहिए? दोनों के ज़रा नीड्स के हवाले से बता दीजिएगा, फीमेल की भी और मेल की भी। अच्छा, फीमेल्स में तो ये चीज़ होती है कि वो अक्सर फीमेल्स उनका ये इशू आता है कि हमने जो भी वर्कआउट करना है, जिम जाने का इशू है या अवेलेबिलिटी नहीं है, तो हम घर में कर सकते हैं। अनिका, इसी बात को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे डाइट के हवाले से।
इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हसन मलिक, जो कि हमें वेदर के हवाले से रिपोर्ट करेंगे। जी, शहर-ए-औलिया मुल्तान और गिरदो-नवाह की अगर आज के मौसम के हवाले से बात की जाए तो आज मुल्तान शहर का मतलब सुबह सवेरे से बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। चमकदार दिन का आगाज़ देखने में आ रहा है और आज हल्की हवा के साथ सुबह का आगाज़ भी देखने में आ रहा है। आज अगर मुल्तान शहर के ओवरऑल वेदर कंडीशंस के हवाले से बात की जाए तो मुल्तान का आज भी मतलब बिल्कुल इसी तरीके से है जिस तरीके से गुज़िश्ता कई दिनों से गर्मी की लहर दोपहर के औकात में बरकरार है। आज भी उसी तरीके से मौसम रहता हुआ दिखाई दे रहा है। सूरज अपनी फुल आबोताब के साथ चमक रहा है। इंटेंसिटी आज मैक्सिमम पॉइंट को टच करती हुई दिखाई देगी और आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं। आज अगर शहर के कम से कम दर्जा हरारत को देखें तो आज शहर का कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का तनासुब भी कदरे बेहतर है, जो कि 78% तक रिकॉर्ड किया गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो आज शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स बदतरीन हद तक आलूदा है, जो कि 165 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया और पाकिस्तान के फ़िज़ाई आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में मुल्तान आज 5वें नंबर पर स्टैंड करता हुआ दिखाई दे रहा है। आइंदा आने वाले दिनों के हवाले से बात की जाए तो महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में मुल्तान शहर की वेदर कंडीशंस इसी तरीके से रहेंगी जिस तरीके से गुज़िश्ता कई दिनों से बरकरार हैं, क्योंकि जो ही मानसून बारिशों का 11वां स्पेल एंड हुआ है तो इस तरीके से वेदर कंडीशंस रहती हुई दिखाई दे रही हैं। जिस तरीके से जाती हुई गर्मी वापस लौट आई है और दोपहर के औकात में बिल्कुल इसी तरीके से मौसम होता है जिस तरीके से शदीद गर्मियों की दोपहर होती है। तो महकमा मौसमियात की जानिब से मज़ीद ये कहा जा रहा है कि अक्टूबर के पहले और दूसरे हफ्ते तक भी वेदर कंडीशन इसी तरीके से रहेंगे। अलबत्ता रात गए और सुबह सवेरे अलल सुबह के औकात में मौसम कुछ हद तक बेहतर रहता हुआ दिखाई देगा, लेकिन ओवरऑल दिन जो होगा वो गर्म रहता हुआ दिखाई देगा। जी हसन, आपने बड़ा तफसीलन जो है हमें वेदर पे आगाह किया। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ बिलाल यूनुस मौजूद हैं, जो कि हमें वेजिटेबल और जो फ्रूट्स के रेट्स हैं उसके बारे में आगाह करेंगे। सब्जियों और फलों की कीमतों को पर लगा कर गया है। इस वक्त भी मुल्तान की मार्केट में सब्जियों और फलों की कीमतों में जो है वो अच्छा खासा सरकारी नरखों और मार्केट में डिफरेंस देखने को मिल रहा है। मुल्तान की मार्केट में जो है वो इस वक्त जो सब्जियां लाई जा रही हैं, मुकामी सब्जियां ख़त्म होने की वजह से, दूसरे शहरों और दूसरे सूबे से लाने की वजह से, ट्रांसपोर्ट और दीगर अखराजात होने की वजह से इस वक्त सब्जियों और फलों की कीमतों में मुसलसल इजाफा जो देखने में आ रहा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। जबकि सरकारी रेट लिस्ट को दुकानदार मुसलसल नज़रअंदाज करते दिखाई देते हैं। इस वक्त भी अगर हम कीमतों की बात करते हैं तो कीमतों में इस वक्त जो है वो सब्जियों और फलों की कीमतों में जो है वो हरी मिर्च, टमाटर और प्याज का रेट जो है वो स्टेबल नज़र आता है, जबकि बुनियादी सब्जियों में जो है वो आज फिर रद्दबदल देखने में आया है। इस वक्त कीमतों में जो है वो हरी मिर्च की कीमत आज तकरीबन 94 रुपये से बढ़कर 100 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मुकर्रर की गई है, जबकि मार्केट में आज हरी मिर्च 130 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से दस्तयाब है, जबकि प्याज का रेट जो है वो 60 रुपये मुकर्रर है। मार्केट में प्याज आज 80 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि टमाटर का रेट जो है वो पिछले एक हफ़्ते से तकरीबन 145 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक देख रहे हैं। आज भी जो है वो तकरीबन टमाटर मार्केट में तकरीबन 200 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त होता नज़र आ रहा है। जबकि और दीगर बुनियादी सब्जियों की बात करते हैं तो बुनियादी सब्जियों में इस वक्त भिंडी का रेट जो है वो सरकारी नरखों के मुताबिक 140 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मुकर्रर किया गया है, जबकि भिंडी जो है वो इस वक्त मार्केट में तकरीबन 170 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है, जबकि करेला मार्केट में 180 रुपये के हिसाब से और शिमला मिर्च 170 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मार्केट में दस्तयाब है। अगर हम फलों की बात करते हैं तो फलों की कीमतें इतनी ज़्यादा हैं कि आम आदमी के लिए फल ख़रीदना जो है वो पहले ही मुश्किल था। अब मज़ीद जो है वो दुकानदारों ने जो महंगाई कर रखी है ख़ुद से, उसकी वजह से मज़ीद तर मुश्किल होता चला जा रहा है। इस वक्त भी उनकी कीमतों की बात करें तो पपीता जो है वो सरकारी रेट इसके मुताबिक आज तकरीबन 550 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से जो है वो मार्केट में फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि सरकारी रेट इसके मुताबिक 400 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मुकर्रर किया गया है। इसी तरह और दीगर फलों में बात करें तो अनार का सरकारी नरखों में रेट 360, जबकि सेब का 220 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मुकर्रर है। मार्केट में सेब तकरीबन 350 रुपये और अनार 600 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है, जबकि देसी अमरूद 230 रुपये, जापानी फल 260 और चीकू 450 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से आज की मार्केट में दस्तयाब हैं, जबकि अंगूर 600 और केला फी दर्जन के हिसाब से तकरीबन 80 से लेकर 140 रुपये दर्जन आज की मार्केट में दस्तयाब है। जी बहुत शुक्रिया बिलाल, आपने बड़ा तफसीलन हमें रेट से आगाह किया कि आज के जो हमारे वेजिटेबल और फ्रूट्स के रेट्स थे। इस वक्त नाज़रीन
इसके बाद हम नाज़रीन चलेंगे माहर इमरान की तरफ, जो कि हमें बताएंगे कि इस वक्त मैंगोज़ के बारे में क्या हालात हैं, क्योंकि सैलाब के बाद जो है वो जहां तमाम सब्ज़ियों को और जो है नुकसान पहुंचा है, क्या अगले साल अब हम आम खा भी सकेंगे या नहीं? जी माहर, तफसीलन बताइएगा। सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से बताएं कि किस तरह सैलाब मुख्तलिफ जो फलदार दरख्त है उनको मुतासर किया है। मुल्तान चूँकि बागात के हवाले से मुल्तान का आम जो दुनिया भर में मशहूर है, इस सैलाब से मुल्तान के बागात भी मुतासर हुए। मेरा कैमरामैन इरफान असलम दिखाए तो ये देखे कि किस तरह ये जहाँ इतना इतना पानी था और ये पूरे जो पौधे हैं वो ख़राब हो चुके हुए हैं, उनके पत्ते जो है ये मुकम्मल तौर पे मैं यहाँ पे दिखाऊँ ये टूट गए हैं और ये मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुके हैं। इसी तरह आप इधर देख लें कि सारे और ये पूरी साइड आप देख सकते हैं कि बहुत से दरख्त जो हैं इस सैलाबी पानी की वजह से उनका वो मुतासर हुए हैं और ये सूरत हाल है पूरे दरख्तों की। ये वो जगह हैं बिल्कुल बंद के, ये जगह जो है वो करीब है, यहाँ पे बंद था और ये देखें ये सूरत हाल है, ये पत्तों की सूरत हाल है। तो इस तरह अगर मेरा कैमरामैन दिखाए, ये सामने बंद आपको ये नज़र आ रहा है, यानी कि बंद की एंड वाली जगह थी, इससे आगे जितने भी बागात थे वो सारे के सारे जो है वो ख़राब हो चुके हुए हैं। फसलें तो वैसे ही तबाह हुई हैं, कई एकड़ जो लाखों एकड़ रकबा मुतासर हुआ है, लेकिन आम के बागात भी इससे मुतासर हुए हैं और इन सैलाब की वजह से, इसके पानी की वजह से कई पौधे जो है बिल्कुल खुश्क हो गए हैं, सूख गए हैं, जिससे फसल मुतासर हुई है। और यहाँ हम बताएं इसके अलावा दीगर जो छोटी फसलें थी वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी हैं। इस जगह पे जहाँ पे हम मौजूद हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मकई की फसल थी वो मुकम्मल तौर पर जो है वो ख़त्म हो चुकी है, कोई एक दाना नज़र नहीं आ रहा। आम के बागात हर चीज़ जो है वो ख़त्म हो गई है, इस सैलाब से मुतासर हुई है। किसानों को बहुत ज़्यादा परेशानी है और किसानों से जब हमारी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि उनको किसी तरह की सब्सिडी दी जानी चाहिए ताकि वो दोबारा अपने पाँव पे खड़े हों। खादें इतनी महंगी हैं, बाकी फर्टिलाइज़र इतना जो महंगे हैं, अद्वियात इतनी महंगी हैं, दोबारा उनको फसलें काश्त करने के लिए काफ़ी नुकसान जो मुश्किलात होंगी। तो इसलिए जो है ये आखिरी जगह है जहाँ पे एंड में पानी पहुँचा था, सबसे पहले इसी जगह पे खुश्क हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी आप पौधों की सूरत हाल देख सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया माहिर, आपने बड़ा तफसीलन हमें बताया कि इस वक्त जो फसलें हैं उनका क्या नुकसान हुआ है, ख़ास तौर पर जो मैंगोज़ का नुकसान हुआ है। नाज़रीन, मज़ीद भी हम जो हमारे गेस्ट हैं उनसे बात करेंगे। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। हम ब्रेक से पहले आपने तफसीलन जो है हमारे रिपोर्टर्स की जो राय थी वो सुनी, जिसमें ख़ुसूसन हमने माहर साहब ने बड़ा तफसीलन हमें ये बताया कि इस वक्त फ़सलों की क्या सूरत हाल है। अब हम चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ। हमायल, मुझे बताएं कि आपके जो शोबा है इसमें इक्विपमेंट क्या क्या यूज़ होता है और क्या पाकिस्तान में वो रेडिली अवेलेबल है? जी, पेंसिल्स ही होती हैं और हाँ। बट मैं वाटर कलर्स, ऑयल पेंट्स, ओके चारकोल ओके ये सब यूज़ करती हूँ। ओके। तो पेंसिल्स हो गई, ये तो चलें, कैनवस की भी तो ज़रूरत होती है। जी होती है, डिफरेंट साइजेस भी होते हैं, A3, A4, A1, A2 इनमें बनाती हूँ। सबसे बड़ा A1 होता है। जी। आपको कितना टाइम हो गया है? आप बचपन से अगर करी हैं तो पहले अगर किसने जो है आपके अंदर ये टैलेंट देखा था? आपके पेरेंट्स का आपने स्केचिंग की थी या किसकी स्केचिंग की थी? फ्रेंड्स की स्केचिंग की थी? कुछ लोगों को एनिमे का करने का भी शौक होता है, वो एनिमे की भी करते हैं। मैंने अपने बाबा का स्केच बनाया था एक अच्छा। दफ़ा स्केचिंग स्टार्ट करने से पहले, और फैमिली की तरफ से भी सपोर्ट थी। ठीक है। बस फिर ऑर्डर्स आने लग गए तो ज़्यादा आगे जाती गई। बाबा की इस टाइम पे खुशी कितनी थी? वो उन्होंने आपको इसको सपोर्ट किया इसमें? क्योंकि पेरेंट्स कहते हैं ना कि आप जी डॉक्टर बने या आप इंजीनियर बने या आप किसी और फील्ड की तरफ जाएं, तो पेरेंट्स ने आपको किस तरह सपोर्ट किया इसके बारे में? उन्हें अच्छा लगता था, बाबा को भी पसंद आया था काफ़ी, और ये डिफरेंट फील्ड है, मेरे पास टैलेंट था, नेचुरल टैलेंट, तो सपोर्ट किया उन्होंने। अभी आपका कोई डिग्री करने का भी इरादा है? क्योंकि हमारे यहाँ मुल्तान में मुल्तान कॉलेज ऑफ आर्ट्स है, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स है लाहौर में, उस तरफ जाने का इरादा है आपका? मैं फैशन डिज़ाइनिंग कर रही हूँ USP से। अच्छा, फर्स्ट सेमेस्टर। ओके ओके। तो फिर इस आपका और इन दोनों फील्ड्स का ताल्लुक किस तरह है, फैशन डिज़ाइनिंग का और स्केचिंग का? आप इसको मैनेज किस तरह करती हैं? क्योंकि आप प्रोफेशनली भी स्केचिंग कर रही हैं। यस। जी, तो इन दोनों को मैनेज आप फिर किस तरह करती हैं?
फैशन डिज़ाइनिंग में भी आर्ट ज़्यादा होता है फर्स्ट Okay. सेमेस्टर में, तो बेसिक्स होते ओके हैं। ओके और स्केचिंग का भी जो ऑर्डर आ जाता है वो घर जाके मैनेज कर लेती हूँ। ओके ओके। अभी अगर हमें कोई देख रहा हो जिसको स्केचिंग का शौक़ हो या कैलीग्राफी का शौक़ हो, तो उसको आप क्या कहेंगे कि किस तरह बेसिक्स क्या 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 चीज़ें उन्हें सीखने की ज़रूरत है, पहले क्या क्या स्टार्ट, किस तरह वो स्टार्ट करें? प्रैक्टिस ज़्यादा करें वो, और पीछे ना हटें, बस दिल से काम करना चाहिए अपना। ओके ओके अगर ठीक ना भी हुआ तो कभी ना कभी हो ही जाता है, हम्म। ठीक करते रहना चाहिए। नेचुरल टैलेंट है ये अल्लाह ताला की तरफ से खुदा दादी सलाहियत है, या इसको निखारा भी जा सकता है प्रैक्टिस करके? निखारा भी जा सकता है, बट मेरा तो गॉड गिफ्टेड है। गॉड गिफ्टेड है। आपको सबसे बड़ा ऑर्डर कौन सा आया अभी तक? सबसे बड़ा ऑर्डर मुझे आया था वो A1 साइज़ का था, सूफ़ी आर्ट। ओके उसमें 900 प्लस बॉक्सेस बनाए थे मैंने, ओके और सब बॉक्स में डिफरेंट शेड ऐड किया था हर कलर का। ओके और उस ऑर्डर के उस टाइम पे मैंने 15,000 चार्ज किए थे। ओके। 15,000 फॉर योर एज, आपकी एज के लिए काफ़ी बड़ी अमाउंट है। बहुत खुशी होती है जब आपको एक इस तरह की अमाउंट मिलती है। तो अब मैंने आपसे पहले भी पूछा कि किस तरह की फीलिंग होती है उस टाइम पे जब आपको ये एक अचीवमेंट बंदा अचीव करता है ना, पहली जो अमाउंट होती है वो बहुत आपके लिए दिल के करीब होती है। तो किस तरह लगा था आपको? अच्छा लगा था अल्हम्दुलिल्लाह। पेरेंट्स के क्या रिएक्शन थे उस पर? उन्हें भी अच्छा लगा था। ठीक है। अनिका, हम बात कर रहे थे डाइट के हवाले से। हमने हमारी जहाँ पर हमने ब्रेक पे जाना पड़ा उस वक्त हम बात कर रहे थे कि मेल और फीमेल की जो है वो नीड्स अलग होती हैं। तो इसके बारे में हमें ज़रा इन डिटेल बताइएगा कि किस तरह उनको अपनी नीड्स को पूरा करना चाहिए। और मेल्स को ख़ुसूसन कहा जाता है कि प्रोटीन पे ज़्यादा फोकस करें, और फीमेल जो है वो कार्ब्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करती हैं। इसी तरह की है या ये मिथ है कि बैलेंस डाइट होनी चाहिए? अच्छा, अगर हम वेट लॉस से रिलेटेड बात करें तो ये होता है कि फीमेल्स का इशू आता है कि घर के खाने हैं तो कैसे मैनेज किया जाए। ओके, तो मोस्टली ये होता है कि हम वेट लॉस में प्रोटीन रिकमेंड करते हैं कि आपका एक जो मेजर मील है वो प्रोटीन का होना चाहिए। इसमें हम ग्रिल्ड चिकन या इस टाइप की चीज़ें दे ओके सकते हैं। ओके इसके साथ ये होता है कि हम एक्सरसाइज लाजमी सजेस्ट करते हैं कि बिल्कुल। अगर डाइट और एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन होता है तो वो चीज़ एक बहुत अच्छा वर्क करती है। उससे आपकी बॉडी भी टोन अप होती है और एक विजिबल रिजल्ट्स आते हैं। ओके लेकिन अगर आप सिर्फ डाइट पे इंहिसार करें तो वो आपकी बॉडी लूज होने लग जाती है। इसके साथ अगर हम मेल्स की बात करें तो उनका ये होता है कि वेट लॉस के साथ साथ उन्होंने मसल बिल्डिंग भी करनी होती है, तो उनके लिए जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट होती है। ओके। तो इस तरह से दोनों डाइट्स में वो मैनेज होती हैं। अनिका, वेट लॉस में कितना ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइज के साथ जो डाइट है वो उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है? कुछ लोग कहते हैं 80-20 का रेशो है, कुछ लोग कहते हैं Exactly. 90% रेशो है। कितनी इंपॉर्टेंस है? अच्छा, वेट लॉस का ना एक फॉर्मूला है कि 80% डाइट एंड 20% ओके एक्सरसाइज। ओके तो यहाँ पर जो अक्सर मेरे पास आवाम आती है क्लाइंट्स, तो वो अक्सर उनका ये होता है कि जो एक्सरसाइज है ना उसी के ऊपर उनका 100% फोकस होता है। अच्छा, नॉर्मली मैंने देखा है जो अक्सर लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि कहीं से भी हमने ये ले लिया कि ये आप हक्की इस्तेमाल कर लें, ये इस्तेमाल करें, इससे आपका वेट लॉस हो जाएगा। लेकिन अभी भी 21वीं सदी में इस्तेमाल हो रही है। एग्जैक्टली इस्तेमाल हो रही हैं, और वो कहते हैं कि हम जिम जा रहे हैं लेकिन डाइट के ऊपर फोकस नहीं है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो 80% रोल आपका प्ले कर रही है वो दैट इज़ डाइट। तो असल में आपको इंपॉर्टेंस वहाँ पर होनी चाहिए। तो लोग कुछ भी किसी की भी वीडियो देख के उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं भी इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएट करती हूँ एंड आई नो कि उसके ऊपर कितनी एफर्ट लगती है, कितनी रिसर्च होती है, तब जाके आप एक वीडियो बनाते हैं अपने वेट लॉस से रिलेटेड। क्योंकि हर किसी की क्रेडिबिलिटी उतनी नहीं है, आपने पढ़ा हुआ है। अभी इसी हवाले से बात कर लेते हैं कि कुछ इलिजिटिमेट जो हैं लोग भी सोशल मीडिया पे कुछ भी बातें करें, कुछ फिटनेस इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं, वो अपनी कुछ डाइट्स दे देते हैं, जी मेरा ये मील प्लान है आप इसको फॉलो कर लें। लोग उनसे इन्फ्लुएंस होकर वो मील प्लान फॉलो कर लेते हैं। तो क्या हर बंदे की एक स्पेसिफिक नीड होती है? ज़रा इस बारे में लोगों को आगाह कीजिएगा। अच्छा, अक्सर लोग हैं वो इस तरह की फेक इन्फॉर्मेशन भी स्प्रेड कर रहे होते हैं, लाइक कुछ भी जिसने कहवा है आप ये पी लें 30 दिन में आपका 10 किलो वजन कम हो पॉसिबल है ऐसा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और हम कभी भी इस चीज़ को रिकमेंड नहीं करते कि आप कोई भी एक चीज़ ले लें उससे आपका वेट लॉस हो जाएगा, या आप कोई भी एक चीज़ छोड़ दें वो आपका वेट लॉस करवा देगी। तो ये चीज़ नहीं सही बिल्कुल भी। अच्छा, इस आपकी इंडस्ट्री में, वेट लॉस की इंडस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ सप्लीमेंट्स। एक सर्टेन एज के बाद रिकमेंड भी की जाती है डॉक्टर्स की तरफ से भी कि आपने जो है वो सप्लीमेंट्स लेना है। लेकिन यंग जो बच्चे हैं वो भी, कुछ लड़कियां जो हैं वो कोलेजन इस्तेमाल कर रही हैं, कुछ जो लड़के हैं वो प्रोटीन का, चलें अगर किसी ने जिम जाना है तो वो प्रोटीन इस्तेमाल कर रहा है। तो प्रोटीन, अगर हम बात करें सिर्फ प्रोटीन की, तो क्या ये सिर्फ जिम गोअर्स के लिए ज़रूरी है? और इन जनरल जो सप्लीमेंट्स है उसके बारे में ज़रा इंपॉर्टेंस के बारे में बताइएगा कि क्या वो इंपॉर्टेंट भी हैं या एक सर्टेन एज के बाद ही आपने वो लेने हैं? ठीक है।
अच्छा, इसमें ये चीज़ होती है कि सप्लीमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट, Okay. लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि हमारा जो क्लाइंट है वो डाइट से ही अपनी नीड्स को पूरा करे। Okay. सप्लीमेंट्स हम फिर नेक्स्ट स्टेज पे देते हैं कि अगर आप डाइट से नहीं कर पा रहे तो फिर हम सप्लीमेंट इंट्रोड्यूस करवाते Okay. हैं। वो ये होता है कि सपोर्ट के लिए, जैसे कैल्शियम के हो गए सप्लीमेंट्स, प्रोटीन्स के हो गए, तो प्रोटीन के बहुत सारे सोर्सेज हैं, गोश्त है, दालें हैं, अंडे हैं, आप हर जगह से प्रोटीन ले सकते हैं। तो अगर वो मोस्टली जिम वाले लोगों के लिए होता है कि वो प्रोटीन की तरफ जाते हैं, प्रोटीन पाउडर्स हो गए, तो वो इसका इस्तेमाल करते हैं। फेक सप्लीमेंट्स के बारे में अभी आपकी कोई इस तरह का वाकया हुआ है कि आपकी तरफ कोई आया हो फेक सप्लीमेंट, या आपके किसी क्लाइंट को मिला हो? तो अगर किसी को ये पता चले कि ये फेक सप्लीमेंट है, तो एक तो उसको किस तरह रिपोर्ट किया जा सकता है, और किस तरह ये देखा जा सकता है कि या ये ओरिजिनल भी है या नहीं है? इसके बारे में ज़रा बताइए। अच्छा, ये चीज़ें होती हैं कि फेक सप्लीमेंट्स होते हैं, ऑब्वियसली उन्होंने अपनी प्रमोशन करनी है, एक सप्लीमेंट किसी को दे दिया, महंगे महंगे सप्लीमेंट, और लोग कहते हैं चलो रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो हम ले लेते हैं। तो ये सप्लीमेंट्स हम रिकमेंड नहीं करते कि आपको इस तरह के सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करने चाहिए, क्योंकि ऑल्दो पहले आप रिसर्च कर लें फिर आप उन सप्लीमेंट्स की तरफ जाएं, वरना ऐसा इतनी ज़रूरत नहीं होती कि आप इनकी तरफ जाएं। ओके। अब सप्लीमेंट्स में हर्बल सप्लीमेंट्स भी हैं, एलोपैथिक के सप्लीमेंट्स भी हैं, विच आर मोर इफेक्टिव? कौन से ज़्यादा इफेक्टिव हैं? हर्बल सप्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इफेक्टिव हैं, या एलोपैथिक के जो हैं वो उतने ज़्यादा इफेक्टिव हैं? अच्छा, हर्बल सप्लीमेंट्स दे आर ऑर्गेनिक, तो हम प्रमोट करते हैं कि जो हर्ब्स हैं वो ज़्यादा अच्छी होती हैं। Okay. तो इसलिए हमें चाहिए कि हमारा रुझान इस तरफ हो, पहले तो डाइट की तरफ ही होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा तो फिर हमें चाहिए कि हम सप्लीमेंट्स की तरफ मूव कर सकते हैं, लेकिन वो भी हर किसी की जो क्वांटिटी है उसको देखा जाए कि हमने इसको कितनी देनी है, उसकी एज के अकॉर्डिंग, फिजिकल एक्टिविटी के अकॉर्डिंग फिर हम सजेस्ट करते हैं। अच्छा जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर लाइन पर मौजूद हैं। अपना नाम बताइएगा और अपना सवाल कीजिएगा। करम जी खैर से तामा आजम कैसे हैं आप? माशाल्लाह जंग प्लांट अच्छे कंपेयरिंग कर रहे हैं आप, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी हुई खेती से भी माशाल्लाह। मैं आपका रेगुलर कॉलर हूँ। एक तो मैं निकल से ये क्वेश्चन करूंगा कि ड्राई फ्रूट और नेचुरल जो फूड आपको मौसम के हिसाब से मिलते हैं, विंटर और समर के, तो इसमें क्या डिफरेंस है? अगर आप, क्योंकि आजकल ड्राई फ्रूट भी बहुत से ऐसे फ्रूट्स आप सीजनली नहीं खा सकते, बहुत से लोग अफोर्ड भी नहीं कर पाते, तो इस सिलसिले में उनका जो अल्टरनेट होता है, जैसे हमारे इलाके में बेर होता है, तो अक्सर कहते हैं कि ये एप्पल का अल्टरनेट है। ये सवाल। दूसरा जो है हमारी आर्टिस्ट, इनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ, बड़ी खूबसूरत इन्होंने कैलीग्राफी की है। इनसे ये पूछना चाहूंगा कि हमारा एक पुरानी हम फैमिली और हिस्टोरिकल प्लेस जो हमारे हैं, इस किस्म क्या कोई आर्ट्स ये बनाना पसंद करेंगी, और क्या वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्टोरिकल एरियाज में जाना पसंद करेंगे, वहाँ से ऐसा कोई आर्ट्स जो खुद मुतारिफ करें और उससे उनकी इनकम जनरेट हो और पब्लिसिटी भी हो? ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस जो है हमारे मुल्क में जहाँ भी हैं, स्पेशली मुल्तान में तो बहुत ज़्यादा हैं, तो इस सिलसिले में इनकी क्या राय है? अगर वो आना पसंद करेंगे तो हम उनको वेलकम करेंगे। हमारे ईशा खैर एक बहुत पुराना सिटी है, और हम भी पुरानी फैमिली से, हमारे पास बिल्डिंग्स भी ऐसी पुरानी है, तो इस सिलसिले में उनका क्या ख्याल होगा? मैं दोनों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया जी, आपके कॉम्प्लीमेंट्स का बहुत शुक्रिया। हमारे आप रेगुलर व्यूअर हैं जी। हमायल, आप जाना पसंद करेंगी? जी जी, आपकी गेस्ट बनने के लिए तैयार हैं जी। ईसा खैल बुलाएं उनको, अपनी हिस्टोरिकल साइट्स जो हैं वो विज़िट कराएं, मुल्तान की हिस्टोरिकल साइट्स पे विज़िट कराएं। आप कॉलर का जवाब देना चाहेंगे निका? जी जी बिल्कुल। अच्छा, नट्स और सीड्स जो हैं उनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं, ऑल्दो उनकी बात सही है कि एक्सपेंसिव होते हैं, और बिल्कुल, हमारी हम लोग अक्सर ब्रेक में यही बात भी कर रहे थे। जी जी कि अक्सर लोग जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसका बेस्ट सोर्स डिफरेंट है। लाइक सीड्स होते हैं, वो भी एक फैट्स का बहुत अच्छा सोर्स है। जिस तरह से अलसी के बीज हो गए, चिया सीड्स हो गए, पम्पकिन सीड्स, सेसमी सीड्स जिसको हम कहते हैं सफ़ेद तिल, तो ये सारे वो सीड्स हैं जो कि आपको हेल्दी सोर्सेज देते हैं फैट्स के, तो आप इसको अपनी डाइट में ले सकते हैं। मैं अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करती हूँ कि आप डेली बेसिस पर कोई भी सीड 1 टेबलस्पून लाजमी लें, चाहे आप नाश्ते में ले लें, आप इसको एज अ स्नैक ले लें, दही में डाल लें, आप दलिया में मिक्स कर सकते हैं उसको किसी भी फॉर्म में। और अगर आप रॉ नहीं ले सकते तो आप उसको ग्राइंड कर लें, पाउडर बना लें, और डेली 1 टेबलस्पून ले सकते हैं, तो दैट विल बी गुड। अच्छा, जहाँ पर एक्सपेंसिव की बात हम कर रहे हैं, तो वहीं पर सप्लीमेंट्स को भी ऐड ऑन कर लें, या इस तरह की आप लोगों की फ़ी भी कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, तो फिर वो किस तरह मैनेज करें अपने? क्योंकि 44% हमारे पास जो आबादी है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे है हमारी। नाज़रीन, मैं गलत हो सकता हूँ स्टैट्स में, गलती को माफ़ कीजिएगा, लेकिन हमारे यहाँ पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, तो फिर इसको किस तरह वो मेंटेन करें, अपनी डाइट को किस तरह मेंटेन करें? इन जनरल पब्लिक के लिए ज़रा बता दें।
अच्छा, ऐसा होता है कि अफोर्डेबिलिटी का इशू आता है, जी। तो उसमें ये होता है कि आपने जो अक्सर यहाँ पे लोगों को होता है कि हमने रोटी चावल छोड़ के वेट लॉस करना है, तो ये चीज़ एक बहुत ख़राब है। बिल्कुल। अक्सर लोगों को ये होता है कि हमने तो रोटी चावल छोड़ दी फिर भी वज़न कम नहीं हो रहा। भाई उससे आपका वज़न कम हो जाएगा, कैलोरी लेकिन इनटेक तो वही रहेगा। हाँ, लेकिन आपकी जो वीकनेस होगी, आपको जो अदर मेडिकल इश्यूज स्टार्ट हो जाएंगे, वो कितने मतलब आपके लिए नुकसानदेह, आप वो भी तो देखें। तो उसके लिए बेहतर ये होता है कि आप रोटी भी लें, चावल भी लें, लेकिन प्रॉपर पोर्शंस में, ठीक है। आटा हम जिस तरह मैंने आपको बताया कि मल्टीग्रेन हम इस्तेमाल करते हैं, राइस भी लें लेकिन क्वांटिटीज़ में, लाइक 8 to 10 टेबलस्पून आप ले सकते हैं। सैलेड का पोर्शन लाजमी रखें। ओके। प्रोटीन लें, ग्रिल्ड चिकन का डिनर में इस्तेमाल करें, एक छोटी सी सीडी साइज रोटी लें, तो दैट वुड बी गुड कि आप उसको इस तरह से लें, तो आपका जो वेट लॉस है वो होता है। अच्छा, कुछ लोग डाइट को ब्रेक करते हैं अपनी, अगर 6 डेज अ वीक एक डाइट रखी है तो 7 डे को एक चीट मील रख लेते हैं। सो इट वायबल? कुछ लोग कहते हैं कि चीट मील से जो है आपने जो कैलोरीज जो हैं वो अपनी मिस की, वो आप उस दिन चीट मील को अपने उस इनटेक कर लेते हैं। क्या चीट मील इंपॉर्टेंट है या एक डाइट को मेंटेन करना चाहिए पूरा वीक? अच्छा, यहाँ पर लाइक मैं चीट मील्स रिकमेंड करती हूँ अपने क्लाइंट्स को कि आप ना हर 15 दिन के बाद एक चीट मील ले लें, क्योंकि आपकी बॉडी को ना एक आदत नहीं होनी चाहिए कि आप एक ही डाइट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा एक फैंसी टच भी आ जाए, अगर आपने कोई जिंगर खाना है, कोई पिज्ज़ा का एक स्लाइस खाना है, तो आप डेफिनेटली खा सकते हैं अपनी कैलोरीज में रहकर। तो डेली बेसिस पर नहीं, अगर आप वेट लॉस करें तो हम एक चीट मील रखते हैं, वो आप लंच में या किसी मील को रिप्लेस करके लें, एडिशनली नहीं। जिन लोगों को कुछ हेल्थ के इश्यूज होते हैं, वो फिर अपनी किस तरह हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं? जैसे किसी को डायबिटीज़ का इशू होता है या किसी को कुछ और हेल्थ के इश्यूज होते हैं, वो फिर अपनी सेहत का ख्याल किस तरह रखें? और वो फिर हैं भी उस स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी से जो आपकी फ़ी भी अफोर्ड नहीं कर सकते, हैवी डाइट्स भी अफोर्ड नहीं कर सकते, वो फिर अपनी डाइट का किस तरह ख्याल रखें? अच्छा, अगर हम डायबिटीज़ की बात करें तो उसके लिए भी लाइक डिफरेंट टर्म्स होती हैं। जो का आटा इज़ वेरी बेस्ट, कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप उसको मैनेज करें, तो उसके लिए हम गंदम का आटा इस्तेमाल या सफ़ेद आटा आजकल बहुत इस्तेमाल हो रहा है, तो उसके बेहतर है कि आप जौ का आटा लें। इसके साथ हमें ना कुछ कॉम्बिनेशंस नहीं लेने होते डायबिटीज़ में, जैसे कि दूध, कार्ब्स और फ्रूट, ये 3 कॉम्बिनेशंस हैं जो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। जिस तरह से अक्सर हम लोग अक्सर करते हैं कि आम के साथ रोटी खा ली, ठीक है, तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। या सुबह सुबह जैसे ही नाश्ता किया फ़ौरन चाय पी ली, तो हम कहते हैं अगर हम चाय भी लेनी है तो आधे घंटे के गैप के साथ लें। तो इस तरह के छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, चीज़ें टिप्स फॉलो करके आप इसको मैनेज कर सकते हैं। अच्छा अनिका, आप अपनी प्रैक्टिस में क्या चीज़ देखती हैं जो लोगों को अवॉइड करनी चाहिए? कुछ लोगों के अंदर मिथ्स भी बनी होती है ना, जैसे हमने क्रैश डाइटिंग की बात की पहले। आप इन जनरल पब्लिक में क्या चीज़ देखती हैं जो नेगेटिव है, जो कि मिथ है, लेकिन लोग उसको बड़ा रिलीजियसली फॉलो करते हैं? वही बात कि रोटी और चावल छोड़ के वेट लॉस करना बहुत अच्छी बात है, ऐसा लोगों को लगता है, जबकि ये चीज़ टोटली डिफरेंट है। आपको मेडिकल इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं, तो हमने रोटी भी खानी है, चावल भी खानी है। देखिए, अगर आप रोटी और चावल छोड़ के वेट लॉस करते हैं ना, तो अल्टीमेटली हम पाकिस्तानी अवाम हैं, तो हमने रोटी पर आना ही आना है। तो अगर हम 1 साल नहीं करेंगे, 5-6 महीने अपनी डाइट करके, तो हम 1 साल बाद तो रोटी पर आएंगे ना। तो जैसे ही हम आएंगे, हमारा वेट उससे डबल बाउंस बैक करेगा। तो क्रैश डाइट का ये नुकसान है कि फास्टर वेट लॉस होता है, लेकिन जैसे ही छोड़ेंगे तो उससे बढ़ के आपका वेट वापस आता है। तो इससे बेहतर है कि आप छोटे छोटे स्टेप्स लेके वेट लॉस करें, वो ज़्यादा अच्छा है। अनिका, इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे डाइट के हवाले से कि किस तरह की डाइट होनी चाहिए। हमायल, अब मेरा आपसे ये सवाल होगा कि अगर कोई बच्चा या कोई यंग ब्लड इस तरफ आना चाह रहा है, फ़र्ज़ करें कि मैंने अब इसको स्टार्ट करनी, मैंने आपसे पहले भी क्वेश्चन स्टार्ट किया था कि बेसिक्स, अब उसको, अब मैं क्या किसी इंस्टीट्यूट में जाके एडमिशन ले लूँ, सीखना शुरू कर दूँ इसको? बेसिक से ज़रा मुझे तफसील से समझाएं कि इसको किस तरह मैंने करना है। कैलीग्राफी में सीखना चाहता हूँ, आपने स्केचिंग पे पहले बात की थी, अब कैलीग्राफी में बात कर ले सकते हैं, क्योंकि इट इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट देन स्केचिंग। तो इसको मैं किस तरह सीखना स्टार्ट करूँ? पैटर्न वाइज लाइक लाइंस लगा के पेज पे आप ऊपर पेंसिल से लिख सकते हैं पहले, फिर कलम से। मैंने इसी तरह किया था, कैलीग्राफी भी नहीं सीखी, खुद ही किया था वो। और बाकी आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे से इंस्टा पे, हमायल आर्ट्स। ओके अनिका, हम लोग क्रैश डाइटिंग की बात कर रहे थे, मिथ्स की बात कर रहे थे।
इसी के अंदर कुछ लोग ये भी होता है कि लोग जो हैं वो बिल्कुल ही कंप्लेसेंट हो जाते हैं। एक दफ़ा वेट लॉस हुआ, उसके बाद वो कंप्लेसेंट हो गए, फिर वो मेंटेन नहीं कर पाते उसको। फिर उनका एक साइकिल स्टार्ट हो जाता है, वेट गेन होता है, फिर वेट लॉस होता है, फिर वेट गेन होता है, फिर वेट लॉस होता है। तो इस साइकिल को किस तरह तोड़ा जाए और इसको परपेचुएट किस तरह किया जाए, मेंटेन किस तरह किया जाए। एक दफ़ा आपने चलें किसी ने क्रैश डाइट कर लिया, उसने एक सर्टन वेट अपना अचीव कर लिया, तो अब उसको वो फिर किस तरह मेंटेन करे। इसमें एक और बात ऐड कर लें, ऑल्दो ये आपसे रिलेटेड नहीं है, लेकिन कुछ लोग अब ड्रग्स का भी इस्तेमाल करते हैं। एक ख़ास तरह की कुछ जो डायबिटीज़ के लिए ड्रग्स हैं, बड़ी वायरल हुई थी आजकल, लोगों ने वो इस्तेमाल करने, इंजेक्शन ओज़ेम्पिक की बात कर रहा हूँ मैं। वो कितने नुकसानदेह हैं और फिर क्या करना चाहिए इस हवाले से, मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहिए? अच्छा, ये जो मेडिसिन है इसकी तरफ रुझान है, ओज़ेम्पिक, सर्जरीज, इंजेक्शंस, तो ये एक तो नुकसान है। ओज़ेम्पिक तो बेसिकली डायबिटीज़ पेशेंट के लिए यूज़ होती है कि उनका शुगर लेवल कंट्रोल कर सके, लेकिन हमारी आवाम ओज़ेम्पिक के पीछे भाग रही है कि हमने वेट लॉस उसी से करना है, तो ये बहुत नुकसानदेह है। अगर आप इससे वेट लॉस कर भी लेते हैं तो ठीक है, वेट लॉस हो गया आपका, लेकिन फिर जब मेंटेन करने की बारी आती है मसला वहाँ पर आता है। वो खुश हो जाते हैं वेट लॉस करिए कि अब हो गया, अब आगे कुछ नहीं करना। तो आपको चाहिए कि जब वेट लॉस हो गया तो एक नज़र जो वेट मशीन पे रखें, हर 2 हफ्ते बाद अपना वेट चेक करें, तो जैसे ही बढ़ रहा है उसको वापस लेकर आएँ। अगर आप उसे छोड़ देंगे तो वो फिर बढ़ता रहेगा। और क्रैश साइड का तो सबसे बड़ा नुकसान ही है कि आपका वेट बाउंस बैक होता है और डबल होके वापस आता है। बेसिकली इट इज़ मोर ऑफ आपका एक लाइफस्टाइल बन जाता है जिसमें एक्सरसाइज भी है। जब आपने एक इस जो शादी के मौके पे या किसी खास मौके पे नहीं आपने वेट लॉस करना, बल्कि एक लाइफस्टाइल बनाना है, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही है। अक्सर लोग आते हैं मेरे पास कि हमारी शादी है 2 महीने बाद और अब हमें डाइट प्लान बताते हैं। भाई अगर आपकी शादी 2 महीने बाद है तो ये तो आपको पहले से पता था ना। तो आप थोड़ा सा पहले स्टार्ट करें। हमारा माइंडसेट ये है कि एक ही महीने में 10 किलो 20 किलो वजन कम हो जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्या है, एक महीने के अंदर मैं कितना लूज कर सकता हूँ वेट? वो ये है कि आप 3 to 5 kgs एक अच्छा है हेल्दी वेट लॉस, इतना आप करें तो दैट इज़ गुड। इससे ज़्यादा होगा हो सकता है, लेकिन वो फिर अगर क्रैश डाइट करें तो वो उसमें काउंट हो जाता है। आप अगर कोई आपको बहुत ज़्यादा बज़िद कर दे तो आप रिकमेंड फिर भी करती हैं कि आप क्रैश डाइटिंग की तरफ जाएं, या आप इससे हत्तुल इम्कान कोशिश करती हैं, आप इससे परहेज़ करती हैं कि इस तरफ नहीं जाना चाहिए? अच्छा, मैं अपने क्लाइंट्स को 2 तरीके बताती हूँ कि क्रैश राइड होती है, एक हेल्दी राइड होती है। तो मैं हमेशा हेल्दी राइड की तरफ ही फोकस करती हूँ। और क्रैश राइड अगर कोई खुद करना चाहे बहुत विलिंगली कि मैंने करनी है, तो फिर मैं उनको बता देती हूँ कि इसके रिजल्ट्स ये होंगे, आप कर रहे हैं तो देख लें। लेकिन अभी तक मैंने ऐसा कोई क्रैश राइड करवाई नहीं है, क्योंकि अक्सर जो ब्राइड टू बी होती है उनका ये मसला आता है कि हमने क्रैश राइड करनी है। इन जनरल हमें फ़िटनेस अपनी रूटीन किस तरह मेंटेन करनी चाहिए, एक्सरसाइज के साथ साथ, और जो हमारी रूटीन क्या होनी चाहिए दिन की? दिन के टाइम पे एक्सरसाइज करनी चाहिए, शाम के टाइम पे एक्सरसाइज करनी चाहिए? कुछ लोग कहते हैं कि जी सुबह सुबह हमारी बॉडी बहुत रिचार्ज होती है तो हम सुबह एक्सरसाइज कर लेते हैं। कुछ कहते हैं जी हम रात को थके हुए होते हैं तो एक्सरसाइज करने के बाद एक डोपामिन रिलीज़ होता है और हमें फिर नींद बहुत अच्छी आ जाती है। तो इस हवाले से ज़रा बताइएगा कि एक पर्टिकुलर टाइम है या आप किसी भी टाइम पे कर सकते हैं? अच्छा, जितनी आजकल की हमारी बिजी रूटीन है, मैं तो सजेस्ट करती हूँ आपको जब टाइम मिले आप कर लें, ठीक है। लेकिन बेहतर ये है कि आप सुबह कर लें, अर्ली मॉर्निंग जैसे आप उठें आप वॉक करें, फिर आके नाश्ता अपना वगैरह करें। इसके साथ ये कि अगर आपने करनी है तो आप खाली पेट करें, जिस तरह से अगर आप शाम को कर सकते हैं, या खाने के 2-3 घंटे पहले कर लें या 2-3 घंटे के बाद कर लें। खाने के फ़ौरन बाद आपने एक्सरसाइज नहीं करनी। तो तब तो बॉडी में एनर्जी नहीं होती, खाली पेट किस तरह एक्सरसाइज? खाली पेट फैट बर्निंग का प्रोसेस ज़रा ज़्यादा अच्छा होता है, तो बेहतर ये कि आप मॉर्निंग में ही करें। बेहतर ही मतलब जिस टाइम आप बॉडी आपकी बिल्कुल फास्टिंग स्टेट में थी नाइट के बाद, तो अब आप जब स्टार्ट करेंगे तो मॉर्निंग क्या होनी चाहिए एक्सरसाइज रेगुलर इंसान के लिए जिसने कोई किसी कंपटीशन में पार्ट नहीं लेना, एक रेगुलर फिटनेस के लिए क्या चीज़, और वेट लॉस को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि लोगों का ज़्यादातर जो हमें नाज़रीन है वो देख रहे होंगे, उनका वेट लॉस जो है वो बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है, इसको देखते हुए क्या किस तरह की एक्सरसाइज होनी चाहिए? ऐसे 30 मिनट्स वॉक हर किसी को करनी चाहिए। ओके, ठीक है, ब्रिस्क वॉक या नॉर्मल वॉक कर लें आप, ठीक है, इतना टाइम निकालना चाहिए। जो भी हमारी बिजी रूटीन है जितनी भी है, अपनी हेल्थ को आप इंपॉर्टेंस दें, प्रायोरिटी दें। इसके साथ ये कि अगर आपको वेट लॉस है तो आप 30 मिनट्स तो वॉक कर रहे हैं। अच्छा, ये हर किसी का अपना होता है, कुछ क्लाइंट्स हैं जो 1-1 घंटे की वॉक कर रहे होते हैं, तो हम उसको थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे। कुछ हैं जो बिल्कुल भी नहीं कर रहे, तो हम उनको कहेंगे चले आप 15 से 20 मिनट से स्टार्ट लें और आहिस्ता आहिस्ता आगे जाएं। हम डायरेक्टली उनको ये नहीं कहेंगे कि आप 2 घंटे पे जंप कर जाएं। आपके पास अनिका लास्ट 30 सेकंड्स हैं, अगर आप कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स अपने देना चाहें। इसी के साथ साथ मैं हमायल आपका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा, आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनी। अनिका आपका भी बहुत शुक्रिया, आप अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स सब दे दें। हाँ जी, बेसिकली हमारा फोकस यही होता है कि आप मेडिसिन की बजाय डाइट के ऊपर ही फोकस करें, वहीं से अपनी जो भी बीमारी है उसको ट्रीट करें। तो अगर आप उससे भी अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या कोई भी काउंसलिंग न्यूट्रिशन काउंसलिंग करना चाहते हैं तो मैं इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल हूँ, आप मेरे नाम से सर्च करके वहाँ से भी मुझसे काउंसलिंग ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया अनिका, बहुत शुक्रिया हमायल, आज आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। हमने नाज़रीन बहुत सहर हासिल गुफ्तगू की। इसी के साथ अपने मेज़बान तिहाम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।